अब हम पढ़ते हैं इसका बेसिक लेआउट, है ना। जैसे यहां से जनरेशन हुआ, ठीक है, फिर यहां से यहां ट्रांसमिशन हुआ, फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसका जो सिंगल लाइन जो बेसिक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है वो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे हम ये समझेंगे क्या क्या हो रहा है। तो जनरली आप देखोगे बेटा, तो इस जनरेटर यहां पे लगी हुई है, मतलब वहां पे जनरेशन हो रहा है। तो जनरेशन हो रहा है तो हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत सारे पावर प्लांट है, उनके थ्रू हो रहा होगा ना भाई साहब। तो जो जनरेशन है वो मोस्टली आपको इंडिया में 11 किलो वोल्ट का देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 11 किलो वोल्ट। उस 11 किलो वोल्ट जनरेशन से इस ट्रांसमिशन लेवल पे हम पहुंचते हैं। 11 किलो वोल्ट जनरेशन से हम ट्रांसमिशन लेवल तक पहुंचते हैं, और यहां पे आपका क्या होता है बेटा? स्टेप अप होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है? स्टेप अप होता है। अब स्टेप अप होने के बाद यहां पे आपको आगे बढ़ाया जाता है, उसके बीच आपका पूरा ट्रांसमिशन होता है, और यहां पे आपके फिर से आपका स्टेप डाउन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सब ट्रांसमिशन लेवल। और ये क्या हो गया बेटा? मेन ट्रांसमिशन लेवल, या फिर जिसे हम ट्रांसमिशन लेवल बोलते हैं। दो चीज हुई। तो ट्रांसमिशन लेवल में जो है, जिसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, सब ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, प्राइमरी ट्रांसमिशन में आप लोगों को स्टेप अप होगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन में आपका स्टेप डाउन हो जाएगा, 66 किलो वोल्ट तक है। उसके बाद में आपके जो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे हैं, अदानी ग्रुप को चाहिए, कहीं इसको चाहिए, कोई बहुत बड़े टीसीएस की कंपनी है, कोई बहुत बड़ी, ठीक है, मतलब इन्फोसिस की कंपनी है, इन सबको चाहिए, तो लार्ज कंज्यूमर के लिए कहां से जाता है? सब ट्रांसमिशन से डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। अरे किसी स्टेडियम को चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो कहां से चले जाते हैं? सब ट्रांसमिशन से चले जाते हैं। फिर आपको अदरवाइज हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है? या तो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे छोटे छोटे आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, ऑयल मिल वगैरह हो गया, ठीक है, कोई बिस्किट की फैक्ट्री हो गई, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हो जाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा अपन के होता है, ठीक है, जो बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्केल मतलब कुछ फैक्ट्री वगैरह चल रही है, या फिर हमारे घर हैं जैसे 230 वोल्टेज पे जनरली अप्लाई होते हैं, तो उन सब के लिए आपका क्या हो गया? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उन सब के लिए क्या हो गया बच्चे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो तरीके से चलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिक लेआउट है जो जनरेटर से यहां तक आपका फ्लो करता है। यहां तक समझ में आया बच्चे? तो ये बहुत बेसिक लेआउट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो लेआउट हैं उनको, ठीक है, दिस इज, लेट अस से दिस इज द पावर सिस्टम 1, और ऐसे बहुत सारे जो पावर सिस्टम है आपस में जुड़ के एक ग्रिड बनाते हैं। बहुत सारे जो पावर स्टेशंस हैं, ठीक है, एक साथ जुड़ के वो क्या बनाते हैं? ठीक है, ये पूरा पावर सिस्टम का लेआउट है, वो एक ग्रिड बनाते हैं। और हमारे इंडिया में 5 रीजनल ग्रिड्स हैं। कितने हैं बेटा? 5 रीजनल ग्रिड है, ठीक है। एक याद रखना नॉर्थ, एक याद रखना वेस्ट, एक रखना है ईस्ट, और एक रखना साउथ, और एक हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, देखा जाए तो 5 रीजनल जो होते हैं वो आपके यहां पे दिए गए। आई थिंक इट इज क्लियर। बिल्कुल 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 सही बोला बेटा। तो पावर सिस्टम ऑफ द सिंगल लाइन डायग्राम और जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पूरा बता दिया यहां पे, ठीक है। याद रखना इंडिया में जनरली हम लोग 11 किलो वोल्ट तक करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए कई बार क्वेश्चन आता है तो आपको, ठीक है, मैक्सिमम अपना 765 किलो वोल्ट तक जाता है ट्रांसमिशन के लिए लेवल, है ना। बाहर के देशों में और भी ऊपर जाता रहता है। बाकी यहाँ पे आपको पता ही है, मीडियम कंज्यूमर हो गए, ठीक है, अलग अलग लेवल होता है ना, स्मॉल स्केल कंपनी, मीडियम स्केल कंपनी, है ना, लार्ज स्केल कंपनी, तो वैसे ही उनका है यहाँ पे, ठीक है। कितनी खपत है उसके अकॉर्डिंग उनको हम बोल देते हैं। यहां तक समझ में आई? जितनी खपत होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं। कोई थोड़ा सा मतलब छोटी फैक्ट्री है जिसमें 10-15 वर्कर काम करते हैं, एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें कम से कम 100-150 लोग काम करते हैं, तो मीडियम कंज्यूमर बोल दिया। एक है जिसमें 1000 लाख लोग काम करते हैं, वो लार्ज कंज्यूमर बेस्ड कंपनी हो गई। तो उतनी ही खपत होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आपको यहां पे नाम दिए गए। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहां गया? तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई जो आपको मतलब मेन रीजनल और ये सब पढ़ना था। अब हम चलते हैं डायरेक्टली बच्चे हाउ द हाइड्रो पावर वर्क्स, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की यदि हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है उसके हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यदि हम पावर प्लांट की बात करें तो मतलब पानी ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो टरबाइन है वो बिल्कुल नीचे बहता हुआ जा रहा है, ठीक है बच्चे, ठीक। तो हाइड्रो पावर प्लांट में यदि बेटा देखोगे तो कोई भी अलग से फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। और पानी इतना शुद्ध होता है ना कि आप कहीं से यही नहीं कह पाते कि ये बहुत यार गंदा सोर्स ऑफ एनर्जी है या जहां से कोई प्रदूषण निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा भाई। तो क्या निकलेगा? नीट एंड क्लीन वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है।
फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा वाटर मिलता है, तो ये हमारा बहुत बड़ा फायदा है। और यदि हम बोलें कि भैया लेस मेंटेनेंस है, सबसे लीस्ट मेंटेनेंस आउट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, आउट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, आउट ऑफ द डीजल पावर प्लांट, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट जो पावर प्लांट्स हैं, हाइडल पावर प्लांट, ठीक है, मतलब इतने सारे पावर प्लांट हैं, उन सभी पावर प्लांट को कंपेयर किया जाए ना भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है उसमें आप देख सकते हो इट विल हैव द लेस मेंटेनेंस और लॉन्गर लाइफ होती है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक हम चला सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। पॉल्यूशन फ्री होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है, बट डिसएडवांटेज ये है कि बहुत पैसा लगता है, मतलब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, तो ये कैपिटल कॉस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन पड़ता है, क्योंकि आप जनरली जो देखोगे तो यहां पे हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है और यहां पे आपकी मेन सिटी है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा होती है जनरली, तो देखते हो ना शहरों के बाहर हाइड्रो पावर प्लांट मिलता है, अरे हाँ या ना, शहरों के बाहर ही तो हाइड्रो पावर प्लांट मिल जाएगा ना, शहर के अंदर होगा तो पता नहीं ज्यादा बाढ़ आ जाए तो फिर शहर भेज जाए हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा, शहरों के बाहर रखा जाता है कि मान लो कि ज्यादा बारिश वगैरह भी हो गई और ऐसा बाढ़ के आने के चांसेस भी है ना, तो वो भी हम लोग सल्टा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो हाइड्रो पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है आपको ध्यान रखना है, कैपिटल कॉस्ट आपका ज्यादा होता है और हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होता है और हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब देखिए पानी, देखो आपने यहां पे क्या कर दिया बेटा, ठीक है, हाँ हिली एरियाज में, ये देखिए इसीलिए पानी को स्टोर भी तो करना पड़ता है, तो यहां पे पानी स्टोर हो गया। अब ये जो है ना, इस पानी के ऐसे हम लोग फ्लो कराते हैं, रेड कलर का दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ना क्या करता हूं, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक आएगा भाई साहब, अब देखो तो ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है, कैपिटल कॉस्ट न्यूक्लियर की ज्यादा होती है या हाइड्रो की, या देखो ऑल एंड ओवर देखा जाए ना तो हाइड्रो में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो कैपिटल कॉस्ट हाइड्रो की बहुत ज्यादा हो जाती है, दोनों कंपेयर करेंगे तो। देखो बच्चे अब यहां से एक चीज आप देखिएगा बेटा, ठीक है, अब यहां से एक चीज देखिएगा, इनटेक जब होता है तो पेन स्टोक के थ्रू हम लोग पानी लाते हैं, और ये टरबाइन में क्या होता है, रोटर होता है, तो रोटर को घुमाने के लिए यहां से आपकी क्या होती है, ठीक है, चीजें होती हैं, ये रोटर पूरा लगा रहता है, जनरेटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, रोटेट कराने के बाद जो मैकेनिकल एनर्जी है ना बच्चे, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वहां से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, वो सीधा सीधा कहां पे पहुंचती है, आपके घरों तक पहुंचती है, वहां से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो जनरेशन के लिए यहाँ पे जो पानी है वो इस तरीके से फ्लो करते हुए आता है, और यहाँ पे रोटेशन करने के बाद वो जनरेटर को घुमाता है, रोटर को घुमाता है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, कर लोगे, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पे क्या हो गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनी, माने बहुत तेजी से, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी बनी, और काइनेटिक एनर्जी ना बहुत तेजी से इस रोटर को घुमाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत तेजी से इस रोटर को घुमाती है, तो कहने का मतलब ये क्या बन गया आपका, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ये फ्लो डायग्राम होता है ना। सो देयर विल बी द सम पोटेंशियल एनर्जी, देन देयर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, देन देयर विल बी द, ठीक है, टरबाइन, है ना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अरे आज बच्चे सो रहे हैं कि क्या हो गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ रहे हो आज, अरे चीटिंग नहीं करना है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कोई छोड़ सकता है, एक बार शेयर कर देना बच्चे, लग रहा है ना जागे नहीं है बच्चे, पता नहीं क्या हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली देखते रहिए, वॉच करते रहिए, बहुत सारी चीजें अभी नई मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज है, आई थिंक इट इज क्लियर, तो बेसिक है ना, आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस तरीके से आपका कन्वर्ट होगा। तो पहला क्या होगा बच्चे, सबको समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लो कर रहा है, तो कोई भी चीज चलेगी, कोई भी चीज फ्लो करेगी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी चीज को घुमाती है तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, फिर उससे घूमने के बाद जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, ये हो गया, और फिर वो आपके घरों तक आ जाती है, सीधी सी बात है। आई थिंक इट इज क्लियर ना, आई थिंक इट इज क्लियर। सो रहे हैं ना सब, कोई दिक्कत नहीं, उठाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है भाई। अब आते हैं बेटा रिजर्वॉयर और डैम। रिजर्वॉयर और डैम क्या होता है, आप देख सकते हैं भाई, बड़ा सिंपल सा है कि भाई इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, ये है आपका, ठीक है।
तो जहां पे पानी इकट्ठा होता है, जहां पे पानी हम कलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिजर्वॉयर बोलते हैं। जहां पे पानी हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वहां उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर बोलते हैं। और जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं पानी को। जैसे ये एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है ना बच्चे, इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, पानी को होल्ड किया जाता है पानी को। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है कंक्रीट का जो बना रहता है, उस कंक्रीट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी को रोकते हैं। ठीक है, तो जिसके थ्रू रोका जाता है उसे हम लोग डैम बोलते हैं। ऐसा समझिए, जिसके थ्रू रोका जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, डैम बोल देंगे। बस इतनी सी तो चीज है यार, और कितनी चीज है, बस इतनी सी तो चीज है कि यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे, डैम बोल देंगे। दिस इज द रिजर्वॉयर स्टोर। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब बच्चे ये है कि हमने जो भी रिजर्वॉयर वगैरह यूज किया या डैम वगैरह यूज किया, वो आपको समझ में आ गया। तो डैम कैसा है बेटा, डैम आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। बोलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? कैसा स्ट्रक्चर है बच्चे, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। डैम कैसा स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। मतलब वो कंक्रीट का स्ट्रक्चर यहां से आपके जो पानी है रिजर्वॉयर को, उसको रोक रहा है और फिर वो बहता हुआ आगे चला जा रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो रिजर्वॉयर डैम है यहां पे। सेकंड है बच्चे, आप देख सकते हो फोरवे करके बोला गया। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि फोरवे क्या होता है। तो याद रखो, ये जो साइड में है ना, हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सेस वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर के काम आता है। तो होता है कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो और कई बार होता है इलेक्ट्रिसिटी की कम रिक्वायरमेंट हो। ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो पानी ज्यादा जाना चाहिए, पानी ज्यादा बहेगा तो इसको ज्यादा घुमाएगा, इसको ज्यादा घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनेगी, सीधी सी बात है। तो यहां पे स्टोर जो है ना बच्चे, स्टोर जो है वो स्टोर आपको है करना पड़ता है। एक्सेस अलग से, रिजर्वॉयर एक रिजर्वॉयर जैसा ही होता है, ठीक है, पर उसको क्या करता है, पानी को रेगुलेट करने के काम आता है। जो रिजर्वॉयर का पानी है उसी को रेगुलेट करने के काम आता है। तो आप ऐसे बोलते हैं एक स्टोरिंग मैकेनिज्म है विच रेगुलेट द रिजर्वॉयर वाटर स्टोरेज। ठीक है, अच्छा सर किस काम आता है बेटा, कई बार होता है ना, लोड फ्लक्चुएशन हो गया है ना, फ्लक्चुएशन हुआ, मान लो कुछ हो गया, तुम लोग का है सब मोहल्ले से बाहर निकल के घूमने फिरने चले गए, कहिए सर जाएंगे अपना सब लंदन घूम के आएगा सर, अब मोहल्ले में अंधेरा छाया हुआ है, तो लोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई ना भाई, तो पानी बह के आगे अकेला क्या करेगा, तो वहां पे रोक दिया जाता है। ठीक है, और मान लो एकदम से सब पधार गए है ना, मोहल्ले में शादियां हो रही हैं 10-15, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो जहां खपत ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा पानी का फ्लो होना ज्यादा जरूरी है, तो वहां पे हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से फोरवे बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, यदि हम लोग बात करें स्पिलवे, कई बार होता है कि आपको हमें पता चलता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बाल्टी में, कई बार देखते हो ना बाल्टी जो होती है ना, बाल्टी देखते हो ना, बाल्टी तो सबने देखा होगा, नहाते वाते तो हुई है, सब शॉवर वाले हो क्या है, बाल्टी है ना, तो पानी नल से जब हम लोग पानी लेते हैं बच्चे, तो वो जो पानी है ना फ्लो करते हुए जाता है। थोड़ी देर बाद देखते हो जैसे बाल्टी भर जाती है तो कुछ एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो यहां से आपका फ्लो कर जाता है ना, तो ये बहुत एक छोटा रूप है। मान लो कि डैम वगैरह है, डैम में इतना सारा पानी है ना, मतलब समझो इतना ना सारा पानी है, यहाँ पे देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए इतना सारा पानी है यहाँ पे। अब साले इसमें मतलब एक्सेस वाटर आ गया, तो ये कहीं से हम लोग साइड से ऐसे करके निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, साइड से ऐसे करके निकाल देते हैं, समझे कि नहीं समझे, इस तरीके से निकाल देते हैं। तो वो जो पानी है वो ऐसे बह के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना फ्लो करने, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। तो इससे हमें पता बाढ़ आने की स्थिति क्या होती है, कम हो जाती है। तो कुल मिला के हमको क्या समझ में है, स्पिलवे क्या करता है, एक तरीके से आपका फ्लड कंट्रोल का काम करता है। किसका काम करता है बच्चे, यहां से फ्लड कंट्रोल का काम करता है। एकदम से एक्सेस ऑफ वाटर आ गया तो उस वाटर को हम कैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्लड कंट्रोल के काम आता है। ओवरफ्लो जो वाटर है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा, पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्रोवाइड कर देता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सेफ्टी वॉल्व एक तरीके, नहीं सेफ्टी स्पिलवे, सेफ्टी वॉल्व नहीं बोलोगे, स्पिलवे मतलब एक रास्ता है, मतलब ठीक है, वॉल्व नहीं बोलोगे, वॉल्व अलग हो जाता है। यहाँ पे गेट जो होते हैं ना उनको वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा बेटा, है ना, आई थिंक इट इज क्लियर। तो फ्लड कंट्रोल हो गया, ये सब का। अच्छा किसका बना होता है, ये सब समझ में आया। देखो ऐसा तो है नहीं कागज का बना दोगे, रबड़ का बना दोगे, बनाओगे तो कुछ मजबूत वाला। तो किसका बना होगा बच्चे, कंक्रीट का बना होगा।
बस इससे ज्यादा क्या, ये छोटे छोटे फंडामेंटल्स होते हैं। तो स्पिलवे क्या हुआ, मान लो कि जब कहीं भी है ना बाढ़ आने की स्थिति होती है, बहुत एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, तो उसको साइड से क्या कर देता है, निकाल देता है, साइड से निकाल देता है ना, तो उस चक्कर में आपका है पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगता है। दैट्स इट, बस इससे सिंपल है ही नहीं कुछ। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, स्पिलवे हो गया। अब बेटा जैसे सर्ज टैंक है, देखो पूरा रिवीजन वाला बेसिक चल रहा है, तो हर चीज को अच्छे से करते रहो। स्टील गेट कंक्रीट, मतलब देखो सीधी सी बात कर रहे हैं, वो स्टील गेट तो हम समझ गए कि भैया यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो गेट्स उसमें अलग से लगाते हैं। जैसे स्पिल वे के लिए ये जो है ये वाला रास्ता है उसको हम कंक्रीट बोले, यहां से तो हम स्टील गेट्स यहाँ पे, दिस इज द स्टील गेट्स, ठीक है, ये हम लोग स्टील गेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल कंट्रोल गेट। क्या बोलते हैं, मेटल कंट्रोल गेट्स। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कंट्रोल गेट्स बोलते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई। गुड मॉर्निंग टाइगर, अरे टाइगर जी आ गए, अब तो बिल्कुल जोश होना चाहिए भैया कमेंट सेक्शन पे, क्या कहते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, फटाफट ज्वाइन कर लो, बस जस्ट स्टार्ट ही हुआ 10 मिनट पहले। सर्ज टैंक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आने वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन पहले भी पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। अब देखिए दो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे है आप समझिए कि पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा, और यहां पे टरबाइन है, ठीक है, और यहां पे टरबाइन है, उस टरबाइन को क्या करना है, आपको घुमाना है। तो यहां से आपका क्या है, ये जो पानी है वो इस तरीके से पानी आपका यहां से जाएगा, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, इन दोनों को क्या करता है, पानी का, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सो लेट अस से कि यहां पे है ना आपका क्या है कि रिजर्वॉयर है ना आपका ना पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भर के है ना यहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। बट क्या है कि मान लो कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, हो सकता है ना कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस मोहल्ले में है ना सब लोग है ना बाहर गए हुए हैं घूमने फिरने, है ना, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ रही हो। और भाई साहब यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ रही हो, तो यहां से जो पानी चल के आ रहा था, ऐसा समझो चल रहा था, एकदम से यहां वाला जो गेट है आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो जैसे ही क्लोज किया तो वहां से क्या हो जाएगा, यहां पे पानी जो आ रहा था वो एकदम से रुक जाएगा ना, तो यहां पे जो पानी एकदम से आ रहा था वो एक सडन स्टॉप होगा, ठीक है, सडन उसने क्या करना पड़ेगा, स्टॉप होगा। आप ऐसा समझिए बहुत तेजी से 60-70 की स्पीड से जा रहे हो, फिर एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो आप देखते हो ना एक झटका फील होता है, ठीक है, तो वो सडन, तो यहां पे जो होता है उसे हम लोग पानी के कारण हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वाटर हैमरिंग। क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग बोल देते हैं, पानी के कारण हो रहा है ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, वाटर हैमरिंग बोल देंगे। तो ये इफेक्ट होता है। अब वाटर हैमरिंग के कारण क्या होता है, जब पानी टकरा के, ठीक है, जैसे इस पाइप के अंदर है ऐसा समझो, इस टकरा के फिर इधर उधर रहने जाने की कोशिश करता है, ठीक है, और एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है, पानी के कारण लगने वाले जो आपके फोर्सेस हो गए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस बोल दिए। तो ये जो फोर्सेस हैं यहां पे है ना, इसको पता है इतना ज्यादा होते हैं कि मतलब समझ रहे हो कि उसको फोड़ सकते हैं, हो सकता है, देखते नहीं हो एक्सीडेंट दो गाड़ियों के बीच में हो गया तो है ना, एक गाड़ी चकरा चूर हो जाती है, मारुति गाड़ी और टाटा की गाड़ी है, तो टाटा की गाड़ी आती है धर धर धर, मारुति की गाड़ी की ऐसे तैसे, ठीक है, मारुति की बिल्ड क्वालिटी बहुत कमजोर है ना, तो मारुति को ठोकर मारती है तो आगे का पूरा बम्पर वम्पर, ठीक है, जय श्री राम, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, कुल मिला के इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, पता चला। उसी चीज को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सर्ज टैंक का। तो जैसे ही बेटा यहां पे आपका क्या हो गया, कट हुआ, जैसे ही पानी यहां पे क्या हुआ, कट हुआ, मतलब यहां पे गेट का क्लोजिंग हो गई, तो पानी जैसे ही ऊपर की तरफ है ना ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करता है, वहीं पे आप ये देखिए, मैं है ना ब्लू कलर से बना देता हूं, ये देखिए बेटा दिख रहा है, और ये आपका ये सर्ज टैंक आ गया। तो पानी ऐसे झटके से जो गया वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है इस तरीके से। तो लाइक दिस वी विल हैव सम है ना इफेक्ट हियर। तो वो जो पानी था बिल्कुल एकदम जो प्रेशराइज्ड होके जा रहा था, तो वो प्रेशर को है ना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए वो क्या करा, ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो वो जो बोलते हैं ना कि जो वाटर हैमरिंग जो प्रोसेस होने वाली थी वो रुक गई वहां पे। तो इसीलिए हम लोग सर्ज टैंक को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रेगुलेट करता है, ठीक है, क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इस वाटर हैमरिंग प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग सर्ज टैंक का यूज करते हैं। ये वाटर हैमरिंग प्रोसेस, ठीक है, टू अवॉइड वाटर हैमरिंग प्रोसेस, वाटर हैमरिंग, एक मिनट, वाटर हैमरिंग प्रोसेस। इस वाटर हैमरिंग प्रोसेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है,
समझ में आया? पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करता है जिससे पाइप फट न जाए। बहुत अच्छे से चीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। ठीक है, यूज फॉर पेन स्टॉक, ठीक है। हैमरिंग हो गया, बहुत बढ़िया। ओवरफ्लो वाटर को बाहर, ठीक है, मतलब आप चीजें समझ में आ गई ना, क्लियर। तो इस तरीके से है। तो सर्च टैंक आपको समझ में आया, बस यही है। इससे ज्यादा आपको अभी के लिए नहीं जानना है, मतलब और मोर देन इनफ है, ठीक है, टेंशन मतलब। अब मान लो कि क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 5 बोले, ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक क्या होता है? एक तरीके का पाइप होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। और यहां से आप लोग देखोगे, एक मिनट में जूम कर देता हूं, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा जूम हो गया ना। रुको रुको एक मिनट, ये हट भी नहीं रहा है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये जूम इन करते हैं। क्या बोलते हैं यार उसको? जूम आउट बोलते हैं, जूम इन करते हैं? तुम लोग बताओ यार, क्या बोलेंगे बताओ? जूम आउट बोलेंगे, जूम इन बोलेंगे? सर हमको ही नहीं पता सर, हम क्या बता दें आपको, है कि नहीं? तो ये देखिए, यहां से जो पानी है वो पीछे की तरफ से आ रहा है, और ये जो जितना भी पाइपिंग वगैरह का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, ये सब पेन स्टॉक आपका कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द पेन स्टॉक। और यहाँ पे आपकी टरबाइन हाउसिंग है, दिस इज द टरबाइन हाउसिंग। उस टरबाइन हाउसिंग में आपको है पानी जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मोटे मोटे पाइप बने होते हैं मेटल्स वगैरह के, उन्हीं पाइप के थ्रू क्या आता है, पानी नीचे की तरफ बहता रहता है ना। तो जो प्रेशर वगैरह अभी लग रहते हैं, उन छोटे मोटे जो प्रेशर होते रहते हैं, उन तरीकों से सीधा सा मतलब ये है कि फटना नहीं चाहिए। तो पाइप क्या कर रहा है, यहां से जो रिजर्वॉयर का इधर से आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है, और यहां से आपको ये है, ठीक है, टरबाइन, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी पाइप होती हैं, ठीक है, जो टरबाइन तक अल्टीमेटली उसको क्या करती हैं, कैरी करती हैं। और मेनली जो बना होता है वो किसका बना होगा, ठीक है। पहली बात तो आपका बना हो सकता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट से। अरे मजबूती चाहिए नहीं चाहिए, बिना मजबूती के काम करोगे क्या, ठीक है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। या सेकंड जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो किस चीज की हो सकती है, ठीक है, स्टील की हो सकती है। वो किस चीज की हो सकती है, स्टील की। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या दिखाई देता है यहां पे, क्लियर है बेटा, डन है, ठीक है। तो पेन स्टॉक आपको समझ में आया, ठीक है। सर्च टैंक 4 एक साथ क्यों नहीं यूज करते? सर्च टैंक 4 जरूरत ही नहीं है, दोनों का सेम काम है, ठीक है, दोनों का सेम काम है। मतलब एक फोन को चार्ज करने के लिए तुम एक फोन को चार्ज करना है, तुम दो चार्जर एक साथ कर लोगे क्या? अच्छा लगेगा क्या? हो सकता है कि तुम्हारे 2 स्लॉट हो, अनटिल अनलेस तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम है छोटे बच्चों, अभी 10वीं 11वीं वाले, तुम एक फोन में 2 सिम रख के करोगे क्या? मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर वही वाली बात हो गई ना भाई, ठीक है। तुम एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं है, दोनों का सेम ही काम होता है। 4 का भी सेम काम है। तो आपको हमेशा याद रखना, 4 और वो दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। बहुत रेयरेस्ट कंडीशन, मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसी कोई कंडीशन, बट मोस्टली आप जो देखोगे उसमें आपको यही पता चलेगा, देयर विल बी द सर्च टैंक, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो पेन स्टॉक क्या करता है, कंडुइट है। एक टाइप का क्या है बेटा, कॉन्डुइट है। एक टाइप का क्या है, कॉन्डुइट है, ठीक है, कॉन्डुइट है। तो कॉन्डुइट क्या करता है, आपका जो ऊपर से रिजर्वॉयर है वहां से कनेक्शन जो है वो आपका कहां तक लेके आता है, नीचे टरबाइन तक लेके आता है। किसका बना होता है वो सब मैंने यहां पे लिख दिया, इस पिक्चर में लिख दिया। आई थिंक इट इज क्लियर। आयरन से या कंक्रीट से बना होता है, नहीं नहीं स्टील, आयरन नहीं रहे, स्टील बोलते हैं, ठीक है। कार्बन मिक्स करना पड़ता है तभी वो हार्ड बनता है ना, कार्बन मिक्स करना पड़ता है तभी हार्ड बनता है। अब आते हैं बेटा टरबाइन हाउसिंग पे। देखो अब मैं जूम करता हूँ, तुमको फील देते हैं कि तुमको ऐसा लगेगा, देखो मन में तुमको ऐसा फील होगा कि तुम कहां पे बैठे हो, हाइड्रो पावर प्लांट के, ना समझ रहे हो, पहाड़ पे बैठे हो, दूर से तुमको हाइड्रो पावर प्लांट दिख रहा है। फील किया कि नहीं किया तुमने? किया। चलिए देखिए, तो ये आपके जो है पाइप वगैरह हैं, आप देख रहे हो वो कौन सी पाइप है, ये सब ये आपकी होगी पेन स्टॉक। ये नीचे जो है वो आपकी टरबाइन हाउसिंग है, और यहां से आपका है जो पानी है वो बाहर की तरफ क्या किया जाता है, निकास कर दिया जाता है। बोलते हैं निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है हमारी सरकार में, मतलब यहाँ जो सरकार है मतलब गंदा पानी की व्यवस्था ही नहीं कर रही कि गंदा पानी कैसे है स्यूएज तक जाना चाहिए, है कि नहीं। मतलब ये सब है स्यूएज की प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो ट्रांसफॉर्मर वगैरह छोटे छोटे हैं, और जूम करके दिखा देते हैं। अरे दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा? हाँ समझ रहे हो कितनी दूरी तक तय करवा दिया, ये सब है बेसिक। लगभग इसी तरीके का हर हाइड्रो पावर प्लांट में आपको देखने को मिलता है नजारा, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है। तो टरबाइन हाउसिंग क्या करती है, एक तरीके से यहां पे एक जनरेटर का काम है, रोटर घूमेगा। अब टरबाइन हाउसिंग में क्या हो सकता है, आपका है ना सैलिएंट पोल रोटर आपका काम करता है, ठीक है। कल ही मैंने एक एमसीक्यू में करवाया था। तो सैलिएंट पोल किस में करता है बेटा, सैलिएंट पोल रोटर में काम करता है, सैलिएंट पोल रोटर।
हाइड्रो पावर प्लांट के लिए किसकी जरूरत है? सैलिएंट पोल रोटर की। और सिलेंड्रिकल रोटर की किसके? थर्मल पावर प्लांट में। तो सैलिएंट पोल के कौन सा काम करता है? सैलिएंट पोल रोटर का, जो जनरली आपका क्या करता है, ठीक है, आपका डायमीटर इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ आपकी क्या होती है? कम होती है। एक्सियल लेंथ आपकी कम होती है, ठीक है। सर साइज कितना होना चाहिए पेनस्टॉक का? साइज ऐसा कुछ मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, आपने कभी पढ़ा हो तो देख लीजिए। पेनस्टॉक का साइज से रिलेटेड तो डियर नो आइडिया मुझे, ठीक है, मैंने कभी नहीं पढ़ा आज तक, ठीक है, कि वो डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कितना होना चाहिए। तो यदि कैसा कुछ मिले तो आप लोग कमेंट में डालिएगा। हाँ, सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, जो यहां से मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि भाई टरबाइन में ये जो पानी आया, पानी कहीं से वापस निकलना तो चाहिए। ये देखिए ऐसे पानी आया, यहाँ पे है अपना मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और ये पानी को बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं वो आपका क्या करते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब होती है। क्या करती है? ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है? देखो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन गाना सुना तुमने, ठीक है, ये अपना हीरो है, ठीक है, ये है मैं नहीं तो कौन, है ना, बे। तो ये जो है वो आपका स्पाइडरमैन है भाई साहब, ठीक है, पेनस्टॉक के मतलब इसके ऊपर, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर लटका के रखा है हमने, यहां से पानी निकल जाए, बिल्कुल देखते रहे सही जा रहा है कि नहीं जा रहा पानी, है कि नहीं। तो पानी को है ना बाहर निकालने का काम कौन करता है भाई? ड्राफ्ट ट्यूब करता है। पानी को बाहर निकालने का काम कौन करता है बेटा? ड्राफ्ट ट्यूब करता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगी। इससे ज्यादा तो और कुछ हाइड्रो पावर प्लांट में नहीं है। अब जो उसके न्यूमेरिकल किस क्वेश्चन पे कैसे बन सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। टाइगर भाई आप मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछता है, साइलेंट की स्पीड, साइलेंट वो तो मशीन वाला पार्ट है बेटा, वो हम लोग बता चुके हैं कल, ठीक है। व्हाट इज द हेड आस्क्ड इन द एसएससी जेईई, ठीक है, क्लियर है बच्चे। वो वाले क्वेश्चन देखो मैंने कभी जीवन में नहीं देखे हैं कि भैया पेनस्टॉक की साइज कितनी होती है। हाँ, इसका जरूर देखा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम लोग कंक्रीट की वॉल बनाते हैं वो उसकी साइज कितनी होती है। वैसे क्वेश्चन हमेशा इंजीनियरिंग सर्विस भी में मिले हैं, पर पेनस्टॉक की साइज से रिलेटेड तो मुझे नहीं मिला भाई, माफ कर दो। इतना इनडेप्थ, मतलब इनडेप्थ, इसे इनडेप्थ नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कि भैया डेटा को पकड़ना, पर ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। मैंने तो नहीं देखे, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं 1.5 साल से इतने सारे एमसीक्यू करवाए हैं बच्चों को पेड पे और उस पे, मैंने तो आज तक ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। कहीं पे है तो भाई बता देना मुझे भी, क्योंकि मुझे सच्ची में आइडिया नहीं भाई, ठीक है। ऐसे गलत नहीं बोला कि आपका कुछ पूछना गलत है, बट मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। इज इट ओके? अब आते हैं बच्चे टरबाइंस में। तो मेनली जो होती हैं आपकी दो कैटेगरी में हम लोग टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं। एक पहला जो टरबाइन का क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स टरबाइन। यहां तक समझ में आया? पहले ही बता दो, ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन द वन शॉट क्लास एंड बेसिक टू एडवांस क्लास। अरे यार कैसा क्वेश्चन पूछते हो, अपने में ही यार कहां से लेके आते हो यार। वन शॉट मतलब एक बार में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। बेसिक टू एडवांस मतलब पूरा हर चीज पढ़ाई जाएगी। तो क्या कुछ डिफरेंस इसमें, मतलब तुम बता दो, तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हो। मतलब ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है इस समय पे, मुझे तो नहीं समझ में आया। अरे बिस्वा जी क्या पगला, सुबह सुबह भांग चाट के बैठे हो क्या? मेरे को ये बताओ पहले। क्लियर है? चलिए भाई, इंपल्स टरबाइन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द इंपल्स टरबाइन? मतलब आप इंपल्स समझ में आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पे गर्म करने गए, ठीक है, कहीं पे गर्म करने गए कोई पतीला, और एकदम से हाथ लगे ऐसे पीछे हटा लेते हो, तो ये क्या हुआ? इंपल्स हुआ। कहीं से गाड़ी आ रही है सामने से, कोई पापा की परी है ना, मस्त स्कूटी चलाती हुई जा रही है, तुम्हारी रूहें कांप गई दूर से देख के, तुमने अचानक से ब्रेक लगा दिया। इंपल्स होता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं बाइक चला रहा था, तो फिर एक है ना लड़की है ना स्कूटी से आई साइड से, और फिर बाद में उसने एकदम से ब्रेक लगाया, और वो ऐसी जगह थी जहां से 3 रास्ते बढ़े, तिराहा जिसे बोलते हैं। एक यहां से गाड़ी आ रही थी, सबकी है ना हवा टाइट हो गई, सब वहां पे आके बिल्कुल हो गया। तो मैं कहा कि भाई बेटा आराम से चलाओ। तो क्या बेटा कैसे बोला? तो भाई ऐसी चीज है, उसको ये दिक्कत नहीं है कि उसने ना गलत तरीके से ना गाड़ी रोकी और आते आते ना सब एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, सबका एक्सीडेंट हो जाता है। बट खैर जो भी है, तो इंपल्स टरबाइन की यदि बात करेंगे तो इंपल्स टरबाइन में आपको देखने को मिलता है अचानक से यदि किसी चीज पे हम लोग अटैक करते हैं, ठीक है, वो इंपल्स, जो इंपल्सेस जिसे बोलते हैं, वो इंपल्स टरबाइन हो गई। तो यहां पे एक नोजल के थ्रू हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? दिस इज अ नोजल, दिस इज अ नोजल बेटा। और नोजल के थ्रू हम लोग बहुत तेजी से, ठीक है, वाटर जेट हम लोग यहां से निकालते हैं। क्या करते हैं? वाटर जेट निकालते हैं। और ये जो हमारा रोटर होता है, वो जनरली रोटर आप देखोगे
तो ये बकेट शेप का होता है, बकेट शेप जानते हो, ठीक है, इस तरीके का, बाल्टी बाल्टी जैसा ऐसे। तो उसको क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है, तो इस तरीके का आपका जाता है। और ये इसका जो एग्जांपल है बेटा कौन सा है, पेल्टन व्हील टरबाइन। कौन सा टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन। हाँ ठीक है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा वेलोसिटी, बिल्कुल सही बोला, भांग नहीं मुनक्का सही है, ठीक है। झारखंड में ये क्या होता है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ये सब, इंपल्स टरबाइन समझ में आया सबको, ठीक है, क्लियर है, हाँ बाल्टी जैसा है, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज है बच्चे, यहां पे आपको देखने को मिलती है इंपल्स टरबाइन देखने को मिलती है। बाकी तो जिस तरीके से ये घूम रहा है वो आपको पता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यहां से रोटर कनेक्टेड रहता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली आपको ये क्या कर देगा, कन्वर्ट करके दे देगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा वैसे होता नहीं है इंपल्स टरबाइन, बस इतना बहुत है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल क्या हो गया, पेल्टन व्हील टरबाइन। तो यहाँ पे नोजल के थ्रू वाटर जेट को इंप्लॉय करते हैं, ठीक है। अब रिवीजन है बच्चे, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा लेके चलूंगा। रिएक्शन टरबाइन कैसा है, अच्छा रिएक्शन टरबाइन का एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा कभी है ना कार वॉश में गए हो क्या, कार वॉशिंग वाले में, या फिर बाइक वॉशिंग में गए हो, या फिर ऐसा कुछ देखा है तुमने जहां पे है ना कुछ मोहल्ले में ना पानी वानी की ऐसे मारते हैं ना, छिड़काव करते हैं पानी से, ऐसे साफ करते हैं कई बार, तो देखते नहीं जब है ना बहुत एकदम से प्रेशर पानी से निकल, मतलब पाइप से पानी निकलता है, तो तुम्हारा हाथ थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। ऐसा समझो कि मान लो, ठीक है, जैसे कई बार है ना तुम बाइक में बैठे रहते हो और तुम एकदम से क्या लिए, तुमने एकदम से एक्सीलेटर लिया, तो पीछे वाला जो तुम्हारा दोस्त है वो पीछे ढलक गया है, पीछे ढलक गया। जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झटका लगा, रिएक्शन होना, एक्शन का रिएक्शन होना। वही सेम चीज यहां पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जैसे ये पाइप है, उसी के आधार पे, उसी कंसेप्ट के आधार पे यहां पे बनाया जाता है। तो यहां से यदि पानी निकला और इस तरीके से इन दोनों से पानी निकल रहा है, पानी आ कहां से रहा है, यहां से आ रहा है, बीच से, मतलब ऐसा समझो कि नीचे से आ रहा है और ये ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब पानी यहां से निकलेगा बाहर की तरफ, तो रिएक्शन के कारण ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा। मेरी बात समझ में आई कि क्या क्या चीज बताई, ठीक है। तो रिएक्शन से क्या कहां पे घूम गया, इस तरीके से घूमेगा। तो आप जनरली देखोगे तो इस तरीके से ये देखो रोटेशन करने लगा, समझ में आ रहा है, रोटेशन करने लगा ये। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा यही मतलब है बच्चों कि एक्शन का रिएक्शन दे रहा है, एक्शन का क्या दे रहा है, रिएक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइप। अब इसके कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे आप लोग बोल दो फ्रांसिस टाइप टरबाइन, और आपका क्या होता है पेल्टन, तो उसमें हो गया फ्रांसिस, कैप्लन, सॉरी कैप्लन टाइप टरबाइन। इसके दो एग्जांपल होते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल होते हैं जो हम लोग रिएक्शन टाइप टरबाइन में देखते हैं। बच्चों लाइक और शेयर करते रहना है ना, सेशन को अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है कि भाई तुम लोग इतनी जो मोहब्बत देते हो उसके कारण कंसेप्ट में जो जान आती है ना और भी अच्छी होती है कि नहीं। तो यहां पे हम लोग आगे चलते हैं, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन, ये है दो मेन कैटेगराइजेशन। अब ऐसा समझो, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब पेल्टन व्हील के बारे में समझते हैं। ये ऐसा कुछ डायग्राम दिखता है, आप देखोगे तो बेटा ये बकेट शेप जैसा आपको यहां पे डायग्राम दिखाई देगा। ये देखिए, एक मिनट, ये जा कैसे नहीं, हाँ ठीक है, ये देखिए इसमें जो इसके ये देख रहे हैं बटक नहीं, बकेट शेप, बाल्टी जैसा शेप दिखाई दे रहा है जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो नोजल है ना आपकी यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ नोजल लगी रहती है, ठीक है। और वो क्या करती है, वाटर जेट का काम करती है और उसको घुमाने का काम करती है, सीधी सी बेसिक बात है, इज इट ओके। तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। तो दिस इज द पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है। कैप्लान क्या होती है, इस तरीके होता है, कैप्लान टरबाइन होती है। दिस इज द कैप्लान टरबाइन, इसकी डिजाइन देख लो, ये सब कैप्लान टरबाइन की। वैसे मैकेनिकल का पोर्शन होता है तो ज्यादा प्रेफरेंस नहीं होता डिजाइन पे, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ज्यादा डिजाइन पे फोकस नहीं करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर पे देखेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली जो आने वाले हैं वो इस पे आने वाले हैं कि कौन कौन से वाटर हेड्स हो सकते हैं। तो सर वाटर हेड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये रिजर्वॉयर है, दिस इज द रिजर्वॉयर, और यहां पे आपका क्या है बेटा, टरबाइन है, टरबाइन हाउसिंग है। इन दोनों के बीच की जो, ठीक है, हाइट होती है उसे वाटर हेड बोलते हैं, ठीक है। पानी ऊपर रखा था और नीचे की तरफ आ गया, हाँ ब्रेस पाइप जैसा, बिल्कुल सही बोला, क्लियर, एक्शन रिएक्शन रूल वर्क करता है, यस बिल्कुल सही बोला। तो यहां पे बेटा वाटर हेड्स है ना आपके तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया बेटा लो हेड, मैंने वैसे एमसीक्यू भी करवाया था, लो हेड हो गया। सेकंड बेटा कितना हो गया, मीडियम हेड हो गया, ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए। तीसरा बेटा क्या हो गया, लॉन्ग टाइप हेड हो गया। तो लो, मीडियम एंड लॉन्ग, ये तीन टाइप के आपको हेड पढ़ने होते हैं, याद रहेगा। तीन टाइप के हैं, लो हो गया, मीडियम हो गया और लॉन्ग हेड हो गया।
तो जब हम इसको आगे देखेंगे तो आपको क्या पता चला कि 70 मीटर से यदि आप कम क्या रखते हो, हाइट रखते हो, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, लो हेड में। यदि हम 70 मीटर से यदि 500 मीटर तक की हाइट रखते हैं तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, मीडियम हेड में। और यदि हम लोग 500 मीटर से ज्यादा की हाइट रखते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, हाई हेड में। पर एक चीज याद रखना, ये डेटा का थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो ऐसे लड़ने मत लगना कि अरे सर इसमें तो ये दिया है, तो तुम केवल एक भी बुक प्रेफर करते हो। हम लोग कम से कम 5-6 बुक प्रेफर करते हैं। नागराज कोठारी है, वीके मेहता है, ठीक है, वीके मेहता तो मतलब जेई के लिए जनरल बता रहा हूं, ठीक है। नागराज कोठारी हो गया आपका, ठीक है, एक वीके मेहता हो गया आपका। जेबी गुप्ता में कुछ पोर्शन मतलब इसका दिया रहता है, ठीक है। कुछ टेक्निकल पब्लिकेशन की पुणे यूनिवर्सिटी की कुछ बुक होती हैं, वो भी मतलब थोड़ा बहुत उसमें अलग चीजें मिल जाती हैं जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इतने सारा कंटेंट रहता है, आप लोग खुद देखेंगे। इन सब से उठा के हम लोग क्या करते हैं, आपको अनेक चीजें ना कंबाइन करके देते हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिक रहेगा। और ये जो डेटा है वो आपका आईएएस में पूछा गया डेटा है, इंजीनियरिंग सर्विस में। ये डेटा ही हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ये डेटा ही आपको प्रीफर करना है। तो लो हेड हो गया 70 से कम, मीडियम हो गया 70 से 500 मीटर, और हाई हेड हो गया 500 मीटर से ज्यादा। तो याद रखने का तरीका है PFK, P फॉर पेल्टन, F फॉर फ्रांसिस, K फॉर कैप्लन। P फॉर फ्रांसिस, F फॉर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं कैसे याद रखता हूं, ठीक है, लो हेड मीडियम, लॉन्ग, L से फिर आ जाएगा LP, ठीक है, PFK, इस तरीके से याद रखता हूं, ठीक है। तो वो चीजें याद रह जाती हैं, कई बार भूलती नहीं है, ठीक है। तो कभी भी वाटर हेड की बात आएगी बेटा, ये वाला डेटा याद रखना। इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी कोई 60 लिखता है, कोई 80 लिखता है बेटा, ठीक है। जो मेरे पास इंजीनियरिंग सर्विस में जो चीजें सही हुई है मैं वो पढ़ाता हूं, क्योंकि वो यूपीएससी वो सबसे ऑथेंटिक बॉडी है जो वहां पे करती है, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, पर इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा ना। कोई 60 की जगह 70 की जगह 60 बोल सकता है, पर रहेगा यही डेटा मेरे बच्चे। तो लो हेड हो गया, मीडियम हेड हो गया और लॉन्ग हेड हो गया, ये दोनों चीजें याद रखनी है। सेकंड बच्चे अपन पढ़ते हैं कि वाटर का फ्लो कैसे हो सकता है। तो 3 टाइप का आपका फ्लो होता है किसी भी, यदि हम लोग चक्के में बात करते हैं। लेट अस से कि दिस इज अ सर्कुलर व्हील। अरे बन कैसे नहीं रहा, ये हो गया बेटा सर्कुलर व्हील, दिस इज अ सर्कुलर व्हील। आप यदि इसको देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से सर्कुलर व्हील में, तो आपका इस 3 डायरेक्शन आपके बनेंगे। यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग इसको बोल देंगे एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सियल बोल देंगे। यदि इस सेंटर से बाहर की तरफ या सेंटर से अंदर की तरफ जा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियल डायरेक्शन बोल देंगे। और यदि ऐसे जा रहा है, टेंजेंट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लोग कौन सा बोल देंगे, टेंजेंशियल फ्लो बोल देंगे, टेंजेंशियल फ्लो बोल देंगे। मेरी बात समझ में आई चीजें सबको? टेंजेंशियल फ्लो हो गया बच्चे, एक्सियल फ्लो हो गया, रेडियल फ्लो हो गया। बच्चे लाइक शेयर कर देना। आप लोग को अभी लग रहा है कि ये कंटेंट तो कोई भी पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता भाई। कंटिन्यूअसली ये सब चीजें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेक्चर में हम लोग जब नॉर्मल लेक्चर में ये करना मतलब बहुत पता है, 3 चैप्टर को मैं लेके आ रहा हूं शॉर्ट में। आपको कितनी सारी कंटेंट मुझे दिमाग में रखना पड़ रहा है, पूरा दिन जाता है। आप लोग जरूर, आपको फायदा होगा, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर है, किसी आपकी चॉइस है ठीक है, पर करो अच्छे से, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। टेंजेंशियल पे चलते हैं। अब जल्दी से बताओ, टेंजेंशियल के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने एग्जांपल बताया था बेटा, पेल्टन व्हील टाइप का। पेल्टन व्हील टाइप का जो टरबाइन होगा वो आपका टेंजेंशियल शो करेगा। पेल्टन व्हील टाइप का जो टरबाइन होगा उसमें क्या होगा, टेंजेंशियल जाएगा। यदि हम बात करें रेडियल की, ठीक है, अंदर की तरफ भी जा सकता है, बाहर की तरफ भी जा सकता है। जो पुराने टाइप के ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, जो पुराने टाइप के टरबाइन होते थे, फ्रांसिस टाइप के टरबाइन, वो आपके क्या करते थे, रेडियल वाला करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे बच्चे, रेडियल वाला करते थे। नेक्स्ट टाइम बचा आपका एक्सियल, ठीक है। अब एक्सियल जो फ्लो होता है वो आपका कौन करता है, कैप्लन करता है। अब देखो कैसे, अभी देखा था ना ये कैप्लन टरबाइन का, तो यहां से पानी आता है एक्चुअली, ठीक है, ये पानी ऐसे आता है, तो ये एक्सियल फ्लो होता है, तो ये फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बेटा, दिस इज एक्सियल फ्लो। तो एक्सियल फ्लो में क्या हो गया, पेल्टन हो गया, कैप्लन। अब इन दोनों का मिक्स होके आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन बोलते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, बेसिक समझ में आया। 3 टाइप के फ्लो हो गए बच्चे, टेंजेंशियल फ्लो हो गया, एक्सियल फ्लो हो गया, रेडियल फ्लो हो गया, इतनी सारी चीजें हैं। अब मुझे बता दो, कहीं पे तो अब तुमको नहीं लग रहा ना कि कहीं कोई चीज की कमी है। अब क्वेश्चन आएगा तो बेटा इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यस, मास्टर प्लस पे 100% बोला, हम लोग सब पढ़ा सकते हैं, मतलब ठीक है। अरे बहुत सालों से पढ़ाए तो कंटेंट बहुत सारा ऐड हुआ है दिमाग में, और कहीं ना कहीं काम आता ही है, बच्चों को पढ़ाने में भी काम आता है, क्योंकि रिलेट करके बताते हैं ना हम लोग, वो मजा आता है, वो अच्छा भी लगता है कि नहीं। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया बच्चे, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया, कितना बच गया? 954, ठीक है। चलिए, तो फिर भी सही स्पीड चल रही बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड पे याद रखना, मैं लास्ट वाला ले रहा हूं बस। स्पेसिफिक स्पीड पे याद रखना, स्पेसिफिक स्पीड की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक है। अब इस पे लड़ मड़ मत जाना बिल्कुल तुम लोग कि अरे सर स्पीड दिया है तो इसकी यूनिट तो होनी चाहिए आरपीएम। मेरे भाई, स्पेसिफिक स्पीड की यूनिट नहीं होती, कान खोल के सुन लो। और यदि ज्यादा ही पढ़ना है तो आप ऐसा करो, पावर प्लांट इंजीनियरिंग मैकेनिकल की बुक उठा के पढ़ लेना, अदरवाइज इस पे करो। क्योंकि कई लोग है ना, कई बच्चे इस पे है ना हाथ धो के है ना, बिल्कुल पता नहीं स्पीड कैसे होगा, क्यों होगा। पढ़ लो बेटा पावर प्लांट इंजीनियरिंग, या तो फिर कंसेप्ट पे भरोसा रखो। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, इसको एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। और केवल ये इस चीज के लिए होता है कि दो पावर प्लांट को या दो डिफरेंट टरबाइन को हम लोग कंपेयर कर सकें। जैसे मान लो कि तुम्हारे मोहल्ले में गुप्ता जी का लौंडा रहता है, शर्मा जी का रहता होगा, ये दो नाम तो बहुत फेमस हुए हैं, ठीक है। गुप्ता जी को, शर्मा जी को होगा, बंसल जी का होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो पढ़ने में तेज होगा, है ना। पांडित जी का लौंडा होगा, ठीक है। तो कहने की बात है, वो बच्चा यदि 90% लेके आता है, ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्ट कंपेयर करते हैं ना कि अरे भाई वो तो 90 लेके आया, तुम साले 60 ही लेके आए, तुम 70 लेके आए, तुम 80 लेके आए, है कि नहीं। तो वही चीज है यहाँ पे, स्पेसिफिक स्पीड से हम केवल कंपैरिजन करने वाले हैं। उसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं लीव करवाने वाला था, ठीक है। तो एनएस क्या होता है बेटा, n इंटू रूट पी टी डिवाइडेड बाई h की पावर 1.25। n मतलब क्या हो गया आपका, n मतलब क्या हो गया, आरपीएम स्पीड। इसकी यूनिट होती है कैपिटल एन की, एनएस की नहीं होती है, ठीक है। रूट पीटी, कोई बताएगा व्हाट इज रूट पीटी एंड व्हाट इज एच? जल्दी से बता दो, थोड़ा मैं फैन चालू कर लेता हूं, गर्मी लग रही है। बोलो, रूट पीटी का ठाकुर जी का लौंडा। अरे बिल्कुल, मैं तो कहता हूं तुम लोग है ना भाई, सिलेक्शन ले लो, फिर देखो, फिर तुम्हारा ही एग्जाम्पल है। फिर बोला जाएगा अरे ठाकुर जी का लड़का बताओ, ये एग्जाम निकाल लिया, जेई बन गया, तुम साले 90% ही लाते रह गए जीवन में, है। ये भी तो हो सकता है उल्टा पारा उसी पे पड़ जाए, है कि नहीं। बताओ, रूट पीटी का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? अबे यार थोड़ा दिमाग लगाते तो पता चलता है कि भैया ये क्या होता है, आउटपुट पावर होता है। क्या होता है? आउटपुट पावर। एच क्या होता है बच्चे? ये क्या होता है? हेड होता है। बस इतना ध्यान रखना है, आपका काम खत्म, आपका काम खत्म। और इसमें 3 रेंज होती हैं, एक 10 से 50 नंबर है भाई, सिंपल नंबर है। 60 से कितना होता है? 300। और तीसरा जो होता है वो 300 से लेके 1000। और पी एफ के ऐसे याद रखना है, मतलब पी फॉर पेल्टन, एफ फॉर फ्रांसिस, के फॉर कैप्लान, ठीक है। ये कोई स्पीड नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूं। और किस काम आता है? 3 चीजें आपको याद रखनी है। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला NS इक्वल टू n रूट PT डिवाइडेड बाई h की पावर 1.25। सबको याद हुआ? हाँ बोल दो कमेंट सेक्शन पे फुल एनर्जी के साथ। सेकंड चीज आपको ये पता होनी चाहिए, यूनिट होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। थर्ड, इसकी क्या रेंज होती है? PF के याद रखो, और 10 से चालू हो जाओ, 10 से 50, 60 से 500, 500 से 60 से 300, 300 से आपका 1000 हो गया, ठीक है। बाकी ये इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, और कुछ मैं नहीं बोल रहा। हाइट ऑफ द हेड, बिल्कुल h इज द हाइट ऑफ द हेड, याद रहेंगी चीजें। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड। सर यहां शिमला में तो ठंड बहुत है, स्नोफॉल होने वाला है। तुम शिमला में रहते हो? सही है यार, हम लोग तो घूमने का प्लान बनाते हैं। आप सही जगह रहते हो यार, तुम्हारी तो जीवन है बढ़िया, है? और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अ बेसिक पार्ट है, स्पेसिफिक स्पीड हो गया, डन है। गुड मॉर्निंग दीपा बघेल जी। चलिए बेटा सब आ जाइए फटाफट, है ना, बस कॉपी पेन लेके रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है
ठीक है, आउटपुट पावर, इस पे क्वेश्चन है इसीलिए मैं बोल रहा हूं आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। तो पावर आउटपुट यदि हाइड्रो के हिसाब से बात करें तो उसमें दो पावर होते हैं, जो हम लोग जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किलो वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, किलो वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। सर व्हाट इज द फॉर्मूला, 0.735 डिवाइडेड बाई 75 QWH ईटा, कितना होता है बेटा, QWH ईटा। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 9.81 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है यहां से QWH ईटा। ये तीन चीजें। अब यहां पे इनके नाम बोलते हैं। P का मतलब समझ गए पावर, ठीक है, कितना पावर आपको जरूरत पड़ रही है, या ऐसा बोल सकते हो पावर की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना पावर अवेलेबल है कि भैया आगे जाकर आपको इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करके दे सकता है भाई साहब, समझ में आया। Q है जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं, कितना पानी बह सकता है। Q मतलब क्या होता है, कितना पानी बह सकता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आपके जेई एग्जामिनेशन में यूपी आरयूएनएल में इस बार पूछा गया था। Q इज नथिंग बट अ कैचमेंट एरिया इनटू एवरेज एनुअल रेनफॉल। कैचमेंट एरिया इंटू एवरेज एनुअल रेनफॉल। अच्छा सर W क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको 1000 मिलेगा। H क्या होता है सर, हेड होता है, ठीक है, H क्या होता है बेटा, हेड होता है। और ये जो ईटा आपका दिया है वो आपका ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, कई होता है ना ओवरऑल एफिशिएंसी बोल देते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। सर को नहीं बुलाओगे तुम लोग अरे बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल। प्लान तो अभी था हमारा दिसंबर में जाने का, बट ठीक है कुछ कारणवश नहीं प्लान इंप्लीमेंट हो पाए, देखते हैं इन फ्यूचर होगा, ठीक है। चलो भाई अब मुझे एक चीज बता दो, यहां तक तो आपकी क्या हो गई, चीजें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। दिस इज द आउटपुट पावर एंड दिस इज द बेसिक्स, आपको इससे ज्यादा जानने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ऑल एंड ओवर हमने वाटर हाइड्रो पावर प्लांट को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी विल हैव द सम बेसिक फंडामेंटल जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक पोर्शन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। फिर आगे बाकी चलते हैं, बाकी सब स्मूथली वर्क करेगा, बहुत ही स्मूथली जाने वाला है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आपका जनरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हाफ आवर का टारगेट रखते हैं। 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा बिल्कुल मस्त रिलैक्स हो जाओ। 1 घंटे में देखो कितनी सारी चीजें आपने स्टार्टिंग से देख डाली, जो आप लोग को बहुत समय लगता है ना। तो देखो हर चीज का कंसेप्ट रिवीजन हो गया, ठीक है, वो सब हमने यहां से ये कर लिया, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे एक एक चीज बताई है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं बेटा थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट हाफ एन आवर बिल्कुल फुल एनर्जी होनी चाहिए, टारगेट नेक्स्ट हाफ आवर को पूरा यूटिलाइज करना है, ठीक। थर्मल पावर प्लांट, व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट, ऐसा समझो एक, ठीक है, क्या समझ सकते हो इसको, ऐसा समझो कुकर है, कुकर में पानी है, पानी के नीचे लगी है, कुकर के नीचे लगी आग। तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद बनाएगा भाप, और भाप बनने के बाद जैसे चावल अंदर रहता है तो चावल क्या हो जाता है, पक जाता है, और भाप है ना बहुत तेजी सीटी निकलती है। क्यों, इतना प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उस प्रेशर के हाई प्रेशर के साथ स्टीम बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टीम पावर प्लांट को बनाया गया। बट यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोयले को यूज करते हैं। बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी और बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम लोग किसको यूज करते हैं, कोयले को यूज करते हैं, ठीक है। लगभग 200 मेगावाट के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, यहां पे आपका होगा, मैंने लिखाया है कहीं पे, ठीक है। लगभग 200 मेगावाट पावर प्लांट के लिए 2000 टन कोयले की हर दिन जरूरत पड़ती है, हर दिन जरूरत पड़ती है, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसी चीजें रहती हैं। और लगभग देखोगे तो स्टीम पावर प्लांट ये सब कोयले के आधार पे जितना बनता है वो सब आप ऐसा समझिए 60% का आपका है भाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि बहुत सारी ज्यादा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट का इंक्लूजन हो गया ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके उन लेवल पे भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पहले ये बहुत ज्यादा 60% के आसपास था। अब ये जो साइकिल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रैंकाइन साइकिल, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका सर नेम था रैंकाइन, रैंकाइन चचा ने क्या बना दिया, हमारा रैंकाइन साइकिल बना दिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग वर्किंग देख लेते हैं।
तो वर्किंग आप ऐसा समझिए, मैं इसी से एक्सप्लेन कर देता हूं, वो अंग्रेजी बाद में आप पढ़ लेना। आप ऐसा समझिए कहीं से कोयला आया, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। कोयला आया कहीं से, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो कोयला आया, उस कोयला को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। अब कोयले के ऐसे बड़े बड़े ढल्ले होते हैं, वो उनको है ना ऐसे आग लगाने लगोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, रॉ मटेरियल होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पुलवराइज करते हैं, उसको पीस देते हैं, उसको पीस देते हैं, ठीक। उसको पीस के फिर कहां पे, बॉयलर के अंदर लाया जाता है, ठीक। इस बॉयलर के अंदर जैसे लाओगे, ऊपर जो पाइप है वो पानी की भरी हुई है, तो उस पाइप के थ्रू क्या होने लगेगा, वो पानी गर्म होने लगेगा, और जैसे पानी गर्म हुआ तो उसके थ्रू क्या बन जाएगा बेटा, भाप बनेगा। भाप बन के फिर हम जो भाप निकलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे। अब ऐसा समझो आप कि इस सुपर हीटर पे है ना भाप और दी जाती है। तो ऐसा होता है ना, कई बार है ना भाप निकल रही है, ठीक है, कई बार जिम वगैरह गए होते स्टीम बाथ होता है, तो उसमें कई बार है ना, उसमें ना हल्की सी नमी होती है, गर्मी होती है, उसमें भाप आती है, पर उसमें स्टीम बाथ बोलते हैं, पर उसमें हल्की सी नमी होती है पानी वाली। तो हमको उस नमी को हटाना है यहाँ पे। उस नमी को यदि हमने हटा दिया तो क्या बन जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो सुपर हीटर के द्वारा किया जाता है। तो सुपर हीटर क्या करेगा, वो उसे और ज्यादा हीट करने की कोशिश करेगा। सुपर हीटर क्या करेगा बेटा, और ज्यादा उसे हीट करने की कोशिश करेगा, उसका और ज्यादा टेम्परेचर बनाएगा। पर कहां से, अलग से फिर से कोयला यूज करना पड़ेगा। अरे पगला गए हो क्या, रैंकाइन चाचा का यही तो कमाल था। उन्होंने कहा कि भाई जब तुम बाइक चालू करते हो, ठीक है, तो पीछे से धुआं निकलता है। कभी बुलेट देखो, बुलेट तो सबने देखा होगा, सब लॉन्डो ने देखा होगा, ठीक है, लड़कियों ने भी देखा होगा, है ना, बुलेट सबको पसंद है। तो जब बुलेट के साइलेंसर पे कभी है ना धोखे से पैर मत रख देना, है ना, खाली पैर, बिना जूता चप्पल, क्या बोल रहा हूं मैं, जूता चप्पल के, है ना, रख मत देना, पैर जल जाएगा भाई। इतनी ज्यादा हीट होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेस। एग्जॉस्ट है ना, जो एग्जॉस्ट होता है, फ्लू गैसेस बोलते हैं। वो फ्लू गैसेस में इतनी ज्यादा हीट होती है भैया, वो हीट को हम लोग सुपर हीटर में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। मेरी बात समझ में आई सबको? तो हम लोग ने सुपर हीटर में क्या कर दिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, और वो बहुत तेजी से आगे की तरफ टरबाइन में जाती है, और टरबाइन से वही टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, और वो भैया इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करके तुम्हारे सामने रख देती है कि लो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। यहां से फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस टरबाइन से यहां पे हम लोग क्या लेके गए, आप समझिए, ठीक है। अब जो वो भाप निकली यहां से, देखो यहां से यहां तक तो ये नॉर्मल था। रैंकाइन साइकिल का यूज इन दोनों को अटैच करने के बाद हुआ है, ठीक है। बाकी देखो सीधा सीधा पोर्शन तो जा ही रहा था, यहां तक तो हो ही गया, सब कुछ नॉर्मल था। अब मैंने उसकी प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां से आप ऐसा समझो कंडेंसर का यूज किया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां से देखना, अरे ये क्या हो गया, यहां से देखो, दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहां से ऐसे चीज देखिए, ये जो स्टीम आपकी बाहर निकली, वो स्टीम जो निकली वो कंडेंसर के थ्रू आपका इधर जाएगी। तो जैसे ही कंडेंसर में गई तो कंडेंसर क्या कहता है, आओ भाई इधर लाओ। तो जो भाप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इसमें किस में चली जाएगी, आपने ऐसे इकोनोमाइजर को दे दिया। बोलो यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी तो हाँ कर दो मुझे, हम आगे बढ़ते हैं। टरबाइन से जो भाप निकली वो भाप आपने कहां पे दे दी, कंडेंसर में। तो कंडेंसर से वो कंडेंसर में जैसे गया ना, तो वहां पे वो भाप से लिक्विड बन गया, पानी बन गया, भाप से पानी कंडेंस कर दिया आपने। पर वो ठंडा कैसे होता है, जो नदी का पानी होता है अक्सर आप देखते हो वो ठंडा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा, और भारी मात्रा में आपको पानी मिल जाता है। और उसे और ज्यादा ठंडा कहां पे किया जाता है, कूलिंग टावर में, और इस तरीके से कंडेंसर में ऐसे फ्लो कराया जाता है, कंटिन्यूअसली फ्लो कराया जाता है, कंटिन्यूअसली फ्लो कराया जाता है। आर यू गेटिंग दिस, चीजें क्लियर? और तो उससे जो भाप बनी थी, है ना, जो भाप बनी थी वो आपकी भाप बन के क्या हो गई, रेडी हो गई, वो पानी रेडी हो गया। तो यहां से आपका स्टीम से ये भाप बन के पानी बन के रेडी हो गया, इकोनोमाइजर में चला गया, और इकोनोमाइजर क्या करेगा, उसको बॉयलर की तरफ वापस भेज दे। अच्छा ये बताइए, टरबाइन समझ में आया, इकोनोमाइजर समझ में आया, किसी को दिक्कत? इकोनोमाइजर में क्या होता है, नीचे से जो आने वाली हीट है वो हीट को हम लोग क्या करते हैं, यहां से पानी बना, यहां से पानी आ रहा है, ठीक है, कंडेंसर से क्या आ रहा है बेटा, पानी आ गया, कंडेंसर से क्या आ रहा है, पानी, और नीचे से आपने क्या दे दी, हीट दे दी। कंडेंसर से क्या आ रहा है, पानी, और उस नीचे से आपने हीट दे दी, तो गर्म पानी यहां पे चला जाता है। ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि ऐसा एग्जांपल ले सकते हो बेटा
कि एक गर्म पानी है, ठीक है, एक गर्म पानी है, ठीक है, सीधा समझो, और एक है ना आपका नॉर्मल पानी है ना। ज्यादा गैस किस में जलेगी? जैसे गैस चूल्हा होता है ना जो अपने घरों में होता है, गैस सिलेंडर वाला, तो ज्यादा गैस किस में लगेगी? सीधी सी बात है ना, गर्म वाले में मतलब ठंडे वाले में लगेगी, क्योंकि ठंडा वाला पहले नॉर्मल टेम्परेचर तक आएगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म होना शुरू करेगा, उबलना शुरू करेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो वैसा ही सेम इसमें, ठीक है ना। तो हम इसकी हीट जो है फ्लू गैसेज जो चिमनी की तरफ जा रही है, इसमें यहां पे इसको हमने यूज कर लिया एक बार यहां पे, ठीक है। तो दो जगह यूज किया जाता है मेनली। देखो, इकोनोमाइजर में पानी को गर्म करके देते हैं और एयर प्री हीटर में हवा को गर्म करके देते हैं, ठीक है। इकोनोमाइजर में पानी को गर्म करके बॉयलर में डालते हैं और एयर प्री हीटर से हम लोग क्या करते हैं, उसका क्या यूज है? हवा को, क्योंकि हवा मतलब आपका ऑक्सीजन जाएगा, तो उसको कंबशन करने के लिए हम लोग को, कोयले को कंबस्ट करने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी? हवा की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज एग्जैक्टली होती है। आई थिंक इट इज क्लियर। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है। दैट्स इट, ठीक है। बाकी हम लोग फटाफट चलते हैं। अब बेसिक समझ में आ गया ना, बस यही चीज होती है और क्या ही होता है, ठीक है। बाकी तो सब चीज है ही सिंपल सिंपल चीजें। बाकी तो कुछ ऐसी मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत आएगी, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ के भी रखा होगा। तो चलो बच्चों ये देख लेते हैं। तो रैंकाइन साइकिल होती है जो एक्चुअली उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आती है। जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, पर वो जो क्या बोलते हैं, उसका जो वेस्टेज है स्टीम का, वो वेस्टेज नहीं हो रहा है। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारे हैं कंपोनेंट, कोल हैंडलिंग प्लांट, बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, कंडेंसर, फीड वाटर हीटर, स्टीम टर्बाइन, स्प्रे पॉन्च, कूलिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इतने सारे हैं, है ना। तो इनको हम लोग यूज करते हैं, एक एक करके देखने वाले। तो कोल हैंडलिंग थोड़ी देर पहले बच्चों बताया था मैंने कि भैया 200 मेगावाट यदि आप लेते हो तो लगभग 2000 टन की आपको क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है आपको कोयले की। तो 2000 टन यार बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है जो आप लोग जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसी में आप लोग देखोगे तो आपको कोल हैंडलिंग की आती है। आपको भी बताया कोयला जो आता है वो रॉ मटेरियल में आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? जब बॉयलर में डालते हैं तो पहले उसको पुल्वराइज करते हैं, मतलब उसको पीस देते हैं, पीसने के बाद वो क्या है? अच्छे से कंबस्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा हम लोग को फायदा करता है, ठीक है। और कोयला जो होता है वो आपके मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर, नाइट्रोजन, यानी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। और इन्हीं सब कंपोनेंट के बेस पे हमारे पास है ना बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है कि कौन सा कोयला कहां पे किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। तो जो सबसे पीट जो होता है, पीट, ये सबसे बेकार और वाहियात वाला है। क्यों? इसमें लगभग आप बोल सकते हो 60 से 80% तक आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है। डेटा में वेरिएशन हो सकता है, थोड़े अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से। तो 60 to 80% आप बोल दीजिए, आपको ये मिलेगा, मॉइस्चर का कंटेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 to 80%। बाकी सबके बारे में नहीं बता रहा, बट मैं जितना इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। नेक्स्ट है बेटा, मैं बिटुमिनस बता देता हूं आपका। जो बिटुमिनस है वो आपका यूज्ड इन द पावर प्लांट, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं। ये वाला कोयले की जो कैटेगरी है वो हम लोग यूज करते हैं। और रीजन ये है कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम होता है। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम, वेरी 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 रेयर, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ये दो चीजें पता है, बाकी आप अपना आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर धनबाद कोयले की राजधानी से, ठीक है, मतलब वो तो सही बात है, पर मैं ये कह रहा हूं बेसिक चीज समझ में आई। बाकी एंथ्रासाइट सब सेमी बिटुमिनस है, बहुत सारे सबकी अलग अलग खासियत है, अलग अलग परसेंटेज रहता है, वो आप लोग बाद में देख लेना। उसको मैं डेटा नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि उतना इन डेप्थ नहीं पूछता है, ठीक है। ये दो चीजों से आता है कि एक पीट हो गया, एक बिटुमिनस हो गया। हो सकता है कि एंथ्रासाइट से पूछ ले, हो सकता है कि बाई चांस एंथ्रासाइट से पूछ ले, बाकी और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। एंथ्रासाइट में फायदा यह है कि आप ऐसा बोल सकते हो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कहां पे यूज किया जाता है। तो जो हमारे घरेलू जो कोयले होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। घर वाले जो कोयले बनते हैं ना वो ये होते हैं। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यदि हम लोग यूज करते हैं तो ये घरेलू वाले कोयले यूज करते हैं। तो इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि हाई कार्बन कंटेंट होता है। अरे भाई साहब क्यों हम यूज करते हैं हाई कार्बन कंटेंट? 30% एफिशिएंसी इन द लाइन, बिल्कुल सही बोला बेटा, ठीक है ना, क्लियर है ना। कोल हैंडलिंग बाकी तो हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। आप बाकी बॉयलर में देख सकते हैं, दो कैटेगरी होती है बेटा, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। और यदि आप देखोगे तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो ज्यादा अच्छा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। बस इतना सा मैं बता देता हूं, क्या होता है वाटर ट्यूब जो बॉयलर है वो आपका ज्यादा प्रेफरेबल होता है।
रीजन है, हर चीज के रीजन होते हैं। जैसे इसकी जो मैक्सिमम हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना जो वर्क प्रेशर है वो हैंडल कर सकता है। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में आप देखोगे तो 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मतलब ज्यादा कैपेसिटी में वो हैंडल कर सकता है। ठीक है। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, आप ऐसा समझिए, ट्यूब कंटेनिंग द हॉट गैसेस, जो ट्यूब होती हैं वो हॉट गैसेस होती है, वो चारों तरफ पानी होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब के अंदर पानी भरा होता है और बगल बगल में से हॉट गैसेस होती हैं, तो दोनों में अंतर है, उल्टा है। तो ये कितना हैंडल करती है 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हैंडल करता है बेटा 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीजें याद रखनी है, याद रहेगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बॉयलर हुआ। अब सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर मतलब ऐसा समझो कि जैसे गन्ना, कभी गन्ना देखा है, देखा होगा, गन्ना का जूस बनाते हो, ठीक है, तो गन्ने का जूस तक अंतिम सांस तक साले को हम लोग बार बार उस मशीन से डालते रहते हैं। रीजन ये है उसमें बचा हुआ जितना भी पोर्शन हम निकाल के बाहर है, तो यहां पे भी वही किया जाता है, इट रिमूव्स द लास्ट ट्रेसेस ऑफ द मॉइस्चर, लास्ट ट्रेसेस ऑफ द मॉइस्चर, कि एक छोटा सा भी मतलब है ना वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ द सुपर हीटर, कौन करता है, सुपर हीटर करता है, जो मैंने रैंकाइन साइकिल में आपको अभी थोड़ा सा दर्शाया था। यहां तक समझ आया, दिस इज द सुपर हीटर। क्लियर है, आई थिंक इट इज क्लियर ना। सभी बच्चे लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखो शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं, पीडीएफ में आपको पूरी दे देता हूं, जो टिक लगाऊंगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने। इकोनोमाइजर क्या करता है आपका, यहां पे आप देख सकते हो, इकोनोमाइजर क्या करता है, जो कंडेंसर से जो पानी आ रहा था उसको हम लोग क्या करते हैं यहां पे गर्म करके बॉयलर की तरफ दे देते हैं। ठीक है सर। एयर प्री हीटर क्या करता है, जो बाहर की जो हवा है जो हम लोग बॉयलर को देते हैं, इसको थोड़ा गर्म करके दे देते हैं कि फालतू कोयले की खपत ना हो, गर्म करके दे देते हैं, क्यों, फालतू कोयले की खपत ना हो। समझे कि नहीं समझे, ये ऐसा क्यों, एफिशिएंसी बढ़ती बने, एफिशिएंसी बढ़ती जाए, तो ये चीज होती है। आई थिंक इट इज क्लियर है ना। सुपरमैन सुपरमैन पूछा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, बाकी ये अभी के दौर पे पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बेसिक्स है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो सब आप लोग अच्छे से करिए। ठीक है, बाकी और इसमें जानने की जरूरत नहीं है अभी एंड टाइम पे, बाकी अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। पैसा बचत है इकोनोमाइजर, क्लियर है, हो जाएगा बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। चले, न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिवीजन। देखो बेटा होता क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये जो डोम शेप का आपको स्ट्रक्चर देख रहा है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हीट पैदा करते हैं। अब ऐसा समझ सकते हो, वहां पे आपका क्या था बेटा, बॉयलर था। वहां पे क्या था बच्चे, आपका बॉयलर था, और बॉयलर में आपने कोयला डाला और बगल से हवा डाली, तो उससे कंबशन होके, ठीक है, आपका पानी गर्म हुआ। पानी गर्म होने के बाद, ठीक है, यहां से कोयला डाला, यहां से हवा डाली, कंबशन करके पानी को गर्म किया और भाप बन गई और टरबाइन को घुमा दिया। यही काम है, भाप बनाना है ना मेन काम। तो यहां पे हम लोग भाप कैसे बनाते हैं, यूरेनियम का यूज करके, इसका यूज करके, यूरेनियम का यूज करके हम लोग भाप बनाते हैं बेटा। यहां पे इसका यूज करेंगे, यूरेनियम का यूज करेंगे, भाप बनाएंगे, और उस हीट को हम लोग हीट एक्सचेंजर यूनिट तक लेके जाते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर यूनिट में क्या होता है, पानी भरा रहता है, और उसमें जो हीट होती है, जो ये पाइप दिख रहा है लाल लाल कलर का मस्त मस्त पाइप, ये दिख रहा है, ये हीट एक्सचेंजर की, मतलब ये हीट को कैरी कर रहा है, गर्म हो गया, तो उसके चारों तरफ पानी है, पानी उबलना शुरू होगा, उबलने के बाद भाप बनेगा, और वो जो स्टीम बन के आपका टरबाइन की तरफ जाएगा, और टरबाइन में जो रोटर है, जो मैकेनिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां से भैया बिजली का, ठीक है, प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर वो जो स्टीम है, वो स्टीम जो है वो हम लोग कंडेंसर के थ्रू वापस इसमें दे देते हैं, सो दैट एफिशिएंसी को हम लोग मेंटेन कर सके। ये रुक कैसे गया यार, एक मिनट रुको, क्लास रुक गई कैसे एकदम से, अच्छा मेरा फोन में रुका है, सॉरी, मेरे को लगा क्या हो गया एकदम से। ठीक है, यहां तक समझ में आया, मतलब कुल मिला के मुझे भाप बनाना है, या तो देखो मैं कोयले का यूज करके बनाऊं तो स्टीम पावर प्लांट बोल दूंगा, या फिर मैं न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम का यूज करके बनाऊं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल दूंगा, दो चीजें भैया। ठीक है, बस इतना सा। तो वहां पे बॉयलर था, यहां पे हीट एक्सचेंजर है, वहां पे बॉयलर था और यहां पे क्या है, हीट एक्सचेंजर। ये चीज ध्यान रखना, वहां पे थर्मल पावर प्लांट में क्या था बेटा, बॉयलर था, जो क्या करता था, पानी को मतलब वाटर टू स्टीम बना रहा था। बट यहां पे हीट एक्सचेंजर यूनिट है, HEU है,
जो क्या कर रहा है एक्चुअली, वाटर को स्टीम बनाने का काम कर रहा है। दोनों का काम, दोनों का जो मकसद है वो सेम है, पर एक चीज है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ठीक है सर, जो हम भूल रहा है, आप बोल रहा है, मैं उसको नोट कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा सा बूझता है। अच्छा बहुत अच्छा, सही में, ठीक है चलो बढ़िया। क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक समझ में आए सबको? न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको समझ में आया, बस इतना सा है, आइडिया लगा के रखना है। क्वेश्चन देखो हमेशा बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो यही छोटी मोटी चीजें ना एनालिसिस करके रखते हैं, उन्हीं से होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब चलो बच्चों, सिस्टमेटिक डायग्राम आपको अभी देखो, मैंने जो सेम ही तो है यहाँ पे, देखो कंडेंसर है, बाकी सब कुछ सेम है, बट वो जो क्या बोलते हैं, चिमनी वगैरह की जरूरत नहीं है पता चला कि है ना अच्छा मान लो तुम लोग चिमनी लगा दी तो यहां से क्या होगा, रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई ऐसा पैदा हुआ है, कोई मुंह टेढ़ा करके पैदा हो रहा है, ठीक है, लूला लंगड़ा, इसे डिस्को डांसर बन के पैदा हो रहे हैं, किसी को है ना, कई लोग है ना जेल लगा के बाल खड़े रखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे पैदा हो रहे हैं मुंह बना के, तो वो क्या हो जाएगा, वो चिमनी विमनी की जरूरत नहीं भाई, इसको हम लोग शील्डिंग करके रखते हैं, यहाँ पे क्या करके रखते हैं, शील्डिंग करके रखते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर ना, ठीक है चलिए भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अब देखो बेटा, न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो हम लोग देखते हैं। देखो बेटा क्या हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये जो डब्बा दिया हुआ ना, ये जो डब्बा दिया हुआ है, मतलब प्लास्टिक का डब्बा नहीं है बेटा, बहुत खतरनाक वाला डब्बा है, ये जो डब्बा दिया है, इस डब्बे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक है ना वो डंडे डालते हैं, वो डंडे लकड़ी के नहीं है, बस इतना सा है, यहाँ पे यूरेनियम के डंडे होते हैं। किसके डंडे होते हैं, यूरेनियम के। उस यूरेनियम के डंडे डालने के बाद हम लोग न्यूट्रॉन यहाँ पे है ना, न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, और उससे होता है केमिकल रिएक्शन, उससे बनती है अच्छी वाली हीट। वो हीट जो है इस कूलेंट के माध्यम से, आप ऐसा बोल सकते हो, ये ऐसा बोल सकते हो मालगाड़ी है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो ये कौन सी बेटा, मालगाड़ी है, ठीक है, यहां से माल ढोया इसने और यहां पे पहुंचा दिया। तो कूलेंट क्या करता है बेटा, कूलेंट क्या कर रहा है, यहां से हीट को लिया और यहां पे हीट पहुंचा दिया, तो चारों तरफ देखोगे बेटा पानी भरा हुआ है, और पानी क्या बन जाता है, स्टीम, और स्टीम को हम लोग किसकी तरफ दे देते हैं बेटा, टरबाइन की तरफ। समझे कि नहीं समझे, बस इतना सा है, बस इतना सा फंडा है, ठीक है, तो ये चीज बनी होती है। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है, तो बेसिक है, कुछ ज्यादा उसमें नहीं होता है फंडा, बस इतना सा याद रखना है कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब का यूज कर रहे हैं। अब इसमें दो चीज आती हैं, जैसा मालगाड़ी में भी तो ऐसा था ना, माल ऊपर से डाल दिया, गेट बंद करोगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं कि भैया जो रेडिएशंस होते हैं ना, अल्फा गामा बीटा वाले, वो बाहर ना निकले। पता चला कि सबका मुंह है टेढ़ा निकल रहा है, किसी का हाथ टेढ़ा निकल रहा है, ठीक है, अपंग निकल रहे हैं बच्चे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। सेकंड चीज है बेटा, यहां पे आपको मॉडरेटर की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो बहुत तेजी से भागते हैं, उनकी स्पीड को हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। उनकी स्पीड को क्या करना पड़ता है बच्चे, हमें कम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो एक एक करके मैं शॉर्ट में है ना पूरा लिख देता हूं, एक एक करके हम लोग शॉर्ट में वो पूरा लिख देता हूं, पूरी जितनी भी जो कहानी है उससे रिलेटेड आपको पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, चलेगा। चलिए, तो पहला जो है हम लोग किसका यूज करेंगे, रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने वाला है। जस्ट आपका क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन। लास्ट में दिखाता हूं क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो, बस बेसिक अभी कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन होगा। सेकंड, यहां से कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बन सकता, एग्जाम का क्वेश्चन यहां से मॉडरेटर से बनता है। तो मॉडरेटर क्या करता है, ऐसा समझो कि ऐसा समझो क्या समझ सकते हो, बहुत तेजी से जो हवा आती है, मान लो कि आंधी आंधी तूफान आया, बहुत तेजी से हवा आई, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। ऐसा समझो कि बहुत तेजी से ना बहुत तेजी से तुम्हारी गाड़ी है ना, बाइक चल रही है, ठीक है, बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है। अब आगे तुमको क्या दिखा, आगे तुमको क्या दिखा, कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दी, ठीक है, कोई आगे गाड़ी रुकी हुई है, तो तुमको लगे आगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो तुमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक लगाने की कोशिश करी, स्पीड तुमने कम करी। तो मॉडरेटर क्या करता है, ठीक है, ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सॉरी न्यूट्रॉन होगा, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करता है, कम करता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, स्लो डाउन करता है, ठीक है, सो दैट आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली हो पाए, रिएक्शन क्या हो पाए, कंप्लीट हो पाए। अरे यार ये क्या हो गया, एकदम से बंद कैसे हो गया। अच्छा, मॉडरेटर के क्वेश्चन कहां से आते हैं, मॉडरेटर का मटेरियल कैसा है। तो मैंने एक बार आपको याद करवाया था न्यूमेरिकल में, हेलीबे-बोका, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, D2O हैवी वाटर,
एंड ग्रेफाइट, एंड द ग्रेफाइट। ये सब किसके एग्जांपल हैं बेटा? मॉडरेटर के, हेलीबेबो का। इस तरीके से आपको याद रखना, याद रहेगा मेरे भाई। इससे आसान क्या है? D2O याद रखना, हैवी वाटर होता है, ठीक है। H2O आपका सॉफ्ट वाटर होता है, तो ये सब याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट जो बेटा है वो आपका तीसरा क्या है बेटा? कंट्रोल रॉड। तीसरा क्या है बेटा? कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या करता है? ठीक है, इंदिरा गांधी थे ना, तो इंदिरा गांधी ने बढ़ती हुई जनसंख्या को देख के ना टेंशन में आ गई। तो उस टाइम है ना उनकी जो सत्ता थी वो बहुत है ना टेंशन, मतलब ऐसा था कि अगले साल है ना उनको हो सकता था कि वोट बैंक ना मिले, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देख के उन्हें कंट्रोल करवाना था, तो उन्हें बहुत सारे स्टेप्स लिए, उन्होंने नसबंदी कराना चालू किया, ठीक है। अब वैसे ही यहां पे क्या होता है? कंट्रोल रॉड होता है। हम किसी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने वाले, मतलब हम करने क्या वाले? बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे तो वो रिएक्शन चलता रहेगा, रिएक्शन चलता रहेगा, बहुत ज्यादा है ना हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो कंट्रोल रॉड क्या करता है? ठीक है, न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, न्यूट्रॉन्स की जो, ठीक है, संख्या बोल सकते हो, मैं सही लिख रहा हूं संख्या, पता नहीं, संख्या जो है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रहेगा। किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल रॉड क्या करता है? उसकी संख्या कम करता है। ज्यादा न्यूट्रॉन पैदा होंगे ना भाई, तो उतनी ज्यादा रिएक्शन बनती जाएगी, तो आगे रिएक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू। वहीं पे रोक दोगे तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। जितना जरूरत है उस पर स्टॉप करवा दो। तो न्यूट्रॉन्स की क्या करता है? संख्या को कम करता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आपका क्या है बेटा? कूलेंट। क्या है बेटा? कूलेंट। अब ये कूलेंट क्या होता है? मैंने बोला ना, कूलेंट है ना एक तरीके से ऐसा समझो कि मालगाड़ी है। कैसा बेटा? मालगाड़ी, जिसमें क्या है? आपका माल लदा हुआ है, जहां से हीट को लादा और यहां पे हीट को पटक दिया, तो क्या कर रहा है? एक तरीके से हीट को कैरी कर रहा है। सर हीट को कहां से कैरी कर रहा है? पहले ये बताओ सर आप। हीट को वो कैरी कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर से। न्यूक्लियर रिएक्टर से कहां पे? हीट एक्सचेंजर यूनिट पे। हीट एक्सचेंजर यूनिट पे, न्यूक्लियर रिएक्टर से लेके हीट एक्सचेंजर यूनिट तक वो लेके जा रहा है। अच्छा, तो ये मालगाड़ी है ना, बहुत है ना प्रोफेशनल है। ये मालगाड़ी जो है बेटा, जिसे हम लोग कूलेंट बोल रहे हैं, वो बहुत प्रोफेशनल है। कहता साला हम बनाएंगे 3-3 कैटेगराइजेशन, अच्छा बुरा और ये सब, समझे? तो 3 कैटेगरी बना दी उसने। 3 कैटेगरी कैसे बना दी? पहली कैटेगरी है भैया गैस टाइप का कूलेंट हो सकता, एक मिनट, गैस टाइप का कूलेंट हो सकता है, जैसा हमारा एसी वगैरह में जनरली होता है। सेकंड हो गया आपका लिक्विड टाइप का हो सकता है। तीसरा हो सकता है आपका मॉल्टन टाइप का हो सकता है, मेटल, मॉल्टन मेटल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे? 3 कैटेगराइजेशन में भाई साहब ने कर दिया। एक हो सकता है गैसेस टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है लिक्विड टाइप का हो सकता है, और एक हो सकता है मॉल्टन टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनका हो सकता है। तो गैसेस में आप ये समझिए, एक हो सकता है हीलियम हो सकता है, एक हाइड्रोजन, और भी बहुत सारे होते हैं। मेरे दिमाग में अभी इतना ही याद आ पा रहा है, आप लोग बाकी देख लीजिए ना, इन्हीं में से काम चल जाएगा। वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन में यही आते हैं, इसलिए मुझे याद भी है। हीलियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है? ठीक है, एक H2O हो सकता है या D2O हो सकता है, लाइट एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है, लाइट एंड हैवी वाटर। मॉल्टन में क्या हो सकता है? मॉल्टन सोडियम भी हो सकता है, और आपका क्या होता है? लिथियम भी हो सकता है। तो ये सब कैटेगराइजेशन किस में आता है? कूलेंट में आता है बेटा। किस में आता है बच्चे? कूलेंट में आता है। हाँ, कंट्रोल रॉड के लिए बोरोन यूज करते हैं ना बेटा, हाँ उसका नहीं लिखा, बोरोन आप यूज करते हैं उसके लिए। आई थिंक इट इज क्लियर। मेरी बात चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? बोरोन और कैडमियम बिल्कुल सही है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बेटा, ठीक है। गैसेस टाइप का भी बना सकते हो, लिथियम सॉरी लिक्विड भी बना सकते हो, और आपका मोल्टेन भी बना सकते हो। एक बार फुल एनर्जी के साथ मुझे बता दो बेटा, आपको समझ में आ गए? ये 5 क्वेश्चन बेटा यहीं से आते हैं, मैं बस उन्हीं चीज को रिवाइज कराता हूं जो एक्चुअली आ रहा है। ठीक है, और कुछ फालतू पॉइंट में इंक्लूड ही नहीं कर रहा, सबसे अच्छी बात ही है, ठीक है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन कहां से बन सकता है बेटा? शील्डिंग से रिलेटेड, जिसे हम लोग थर्मल शील्डिंग बोलते हैं। शील्डिंग कैसे? जैसे कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, वो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होता है तो अल्फा, बीटा, गामा, इस टाइप से आपके क्या होते हैं? ये 3 है ना आपके, क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, 3 रेडिएशंस निकलते हैं। वो 3 रेडिएशन पता है? अच्छा, वो वाली मूवी देखी है तुमने? कौन सी परमाणु करके मूवी देखी है? तो लास्ट में जब है ना वो अपना क्या नाम है लौंडे का, क्या नाम है यार हीरो का, यार नाम भूल गया, अरे जॉन अब्राहम, ठीक है भाई साहब, जॉन अब्राहम क्या करते हैं वहां पे?
ठीक है, यूरेनियम वगैरह का वहां पे है ना पूरा सेटिंग कर देते हैं। फिर है ना वहां से राजस्थान के जो पोखरान वाला एरिया, वहां से पता क्या गायब कर देते हैं, प्याज वगैरह गायब कर देते हैं। क्यों? प्याज क्या करता है, ये जो रेडिएशन उनको सोख लेता है। ठीक है, तो जितने भी है ना वहां पे प्याज वगैरह होते हैं ना, सबको उन्हें लेके चले जाता है। क्योंकि ये रेडिएशन इतने हानिकारक होते हैं कि भाई आने वाली कम से कम 60-50 साल तो तुम समझ जाओ कि आपकी ने जो जनसंख्या है बहुत ही ग्रसित होगी बहुत सारी बीमारियों से। तो अल्फा बीटा गामा को हम लोग क्या करते हैं, वहां पे होने ही नहीं देते भाई साहब। समझ में आया बेटा? मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? ऐसा लग रहा है सुस्त हो गया, बंद ही कर दें हैं? छोड़ दो सर, बंद करो, छोड़ो, जान दो सर ये सब फालतू की चीजें। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर 100 kg per meter cube, रेट ऑफ वाटर है HmgH डिवाइडेड बाई 8। कौन सा आंसर दे रहे हो? कहां हो बेटा तुम अभी? अच्छा तुम पीछे चल रहे हो फिर आंसर दे रहे हो, हम लोग भी कंफ्यूज, साला चल क्या रहा है? ठीक है, मजा आया? क्लियर है? यहां पे आज इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। आप इंटरेस्टेड नहीं होगे तो फिर मैं कैसे करूंगा? लाइक वाइक भी नहीं किया आज आप लोगों ने। अरे सो तो नहीं गए भाई? देखो यार मेहनत लग रही है मेरी को, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा रहा हूं आप लोगों को ये सब चीजें, क्योंकि रिवीजन कराने में सच्ची में टाइम लगता है ना? नो सर पढ़ाइए, समझ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? बंद नहीं, आग लगा दीजिए। सर अभी तो ट्रांसमिशन भी कंप्लीट करना है सर। हाँ तो भाई मैं सोचा सो गए हो, शांत हो गए बिल्कुल एकदम से। भाई साहब यार शेयर वगैरह कर देना यार, है ना? न्यूक्लियर रिएक्शन है तो अल्फा बीटा जो गामा होता है ना बेटा, अल्फा बीटा गामा तो अच्छे नहीं है ना हमारे लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, शील्डिंग करते हैं। तो लगभग इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है उसमें ये जो डेटा है वो वहां से मैंने उठाया। वेरिएशन बहुत है पर होगा इसी के आसपास आपका, ठीक है? तो 1.8 से 2.5 मीटर कंक्रीट की वॉल होती है, कंक्रीट वॉल, समझे कि नहीं समझे? 1.8 से लेके 2.5 मीटर कंक्रीट वॉल ये होती है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, एंड आई विश कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक छठवां पॉइंट और आप दिमाग में रख सकते हैं बेटा, 6th पॉइंट जो आपके काम आ सकता है, शायद एग्जाम में आ जाए, वो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो क्या है बेटा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और भी पॉइंट हैं पर मैं उन सबको स्किप करा रहा हूं, जो जरूरत है वो कर लेते हैं। तो ऐसा समझो कि किसी एक रिएक्शन हुआ है, कोई एक केमिकल रिएक्शन, मतलब एक आपकी रिएक्शन हो गई, इस रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन निकले, फिर यहां पे नंबर, मान लो कि यहां पे है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n1 निकला, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n2 निकला, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n3 निकला, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे चेन रिएक्शन बढ़ रही है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर जनरेशन में, दिस इज द जनरेशन नंबर 1, दिस इज द जनरेशन नंबर 2, दिस इज द जनरेशन नंबर 3, किसी भी जनरेशन में, ठीक है, समझ रहे हो? मान लीजिए तुम्हारे दादा थे, फिर तुम्हारे पापा है, तुम्हारे दादा के पहले जमाने में साले कम से कम तुम ऐसा समझो 8-10 तो बच्चे ही होते थे, ठीक है? तो तुम्हारे दादा के 8-10 बच्चे, उन 8-10 के समझेगा 5-5, 6-6 बच्चे, समझे? तो इस तरीके से वो जनरेशन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ठीक है? एक जनरेशन में आगे सबने ठान लिया हम नहीं, आगे हम जनरेशन नहीं बढ़ाएंगे, तो वहां से वो चेन रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो वैसे ही यहां पे होता है, ठीक है? तो यहां से क्या हो गया, आप समझिए कि न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड, जो न्यूट्रॉन आपके प्रोड्यूस होते हैं किसी भी एक जनरेशन, इन एनी जनरेशन, किसी भी एक जनरेशन में, डिवाइडेड बाय वही जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इन प्रेसीडिंग जनरेशन में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब इसको ऐसे समझो, वो जो डेफिनेशन देखिए ना अंग्रेजी में, अब उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। यहां से के की है ना आपकी 3 वैल्यूज आती हैं, ऐसा समझिए। के की आपकी कितनी आएंगी बेटा? 3 वैल्यूज आएंगी। एक हो सकता है कि भाई आपकी लेस देन कितना हो जाए 1, एक हो सकता है बेटा ग्रेटर देन 1, और एक हो सकता है इक्वल टू 1। ये 3 ही केस आपके पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज लेस देन 1, के की वैल्यू 1 से कम हो गई, एक हो सकता है कि 1 से ज्यादा हो गई, एक हो सकता है कि भाई 1 के बराबर हो गई। 1 से कम हो गया, इसका क्या मतलब है? 1 से कम हो गया, इसका क्या मतलब है कि अब आने वाली जो जनरेशन उसमें बिल्कुल ही किसी ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए हैं, कम हो गए, तो यहां से 1 से कम हो गया। अच्छा, प्रेसीडिंग का मतलब समझ गए, पहले वाली, प्रेसीडिंग मतलब समझ गए ना, पहले वाली, ठीक है? तो कहने का मतलब है, ठीक है, प्रोसीड करना, ये प्रोसीड मतलब हो गया बाद वाली हो गई ना,
प्रोसीड किसी भी एक जनरेशन में हुआ, ठीक है। प्रोसीड मतलब क्या होता है, आगे वाले ही तो होता है ना, प्रीसीडिंग जनरेशन मतलब आगे वाली जनरेशन, प्रीसीडिंग मतलब आगे वाली जनरेशन ही तो होगी ना। तो यदि k लेस देन 1 हुआ, k लेस देन 1 हुआ मतलब फॉर एन एग्जांपल किसी जनरेशन में यहां पे 100 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और प्रीसीडिंग जनरेशन मतलब क्या हो गया, आगे वाली जनरेशन में, ठीक है, आपके क्या है, ठीक है, आपके कितने हैं, मान लो कि 50 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो वो क्या हो गए आपके प्रोसीडिंग, पहले वाली होते हैं। प्रोसीडिंग क्या होता है यार, प्रोसीडिंग मतलब क्या हो गया, पहले वाली तो बोलते हैं ना अपन, है ना। तो क्या हो गया, मान लीजिए कि किसी में 100 न्यूट्रॉन है, तो यदि इसकी वैल्यू हम लोग के 1 से कम देखेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, धीरे धीरे जाके रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो प्रोसीडिंग मतलब क्या हो गया बेटा, पहले वाली होगी। प्रोसीडिंग मतलब क्या हो गया, पहले वाली जनरेशन होगी, जस्ट पहले वाली जनरेशन, है ना। तो मान लीजिए कि यहां पे 200 है, ठीक है, तो इसमें 100 है और पहले वाली में कितनी है 200, तो ये कितना हो गया, ऑटोमेटिकली 1 हो गया। और आगे जाके फिर 50 हो गया, 50 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इस जनरेशन के हिसाब से बात करोगे तो ऊपर 50 आ गया और पहले वाली कितनी हो गई, 100 हो गई। तो 50 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो गया, पहले वाली जनरेशन हो गई। मेरी बात समझ में, तो रिएक्शन यहां पे स्टॉप हो जाएगा, मतलब पहले वाला ही होता है। मैं इस डेटा से ही अंदाजा लगा है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 क्या हो गया, रिएक्शन आपका कंटिन्यू रहता है, बढ़ता जाता है, रिएक्शन आपका क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसका ये मतलब है सुपर क्रिटिकल कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं बच्चे, सुपर क्रिटिकल कंडीशन, समझ में आए, सुपर क्रिटिकल कंडीशन। रिएक्शन स्टॉप का क्या मतलब है, सब क्रिटिकल कंडीशन है। रिएक्शन स्टॉप का क्या मतलब, पूछता है एग्जाम में कि नाम याद रखना चाहिए, नाम याद रहना चाहिए, सब क्रिटिकल, 3 चीजें याद हुई, ठीक है। इक्वल टू 1 क्या हो गया, मतलब रिएक्शन जो है वो स्टडी पेस के साथ चल रही है, जैसा है वैसा बना है, ठीक है, जैसा है वैसा बना है। हर जनरेशन में 2-2 3-3 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। फिर आगे वाले 2 बच्चे, आगे वाले में भी 2 बच्चे, मतलब सबके 2-2 बच्चे हैं, हर जनरेशन में 2-2, पूरे खानदान में 2-2 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्टडी मेंटेन्ड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन, समझ गए, इतनी छोटी सी चीज। तो हमारे पास 3 कंडीशन आती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रिलेटेड। रिएक्शन स्टॉप मतलब सब क्रिटिकल, रिएक्शन कंटिन्यू है यदि 1 से ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल, और रिएक्शन इक्वल टू 1 है तो स्टडी कंडीशन, जिसे हम लोग क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं बच्चे। आई थिंक मेरे बच्चों आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, इतना ही आपको समझना है, इससे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत ही नहीं है। बाकी रही एफिशिएंसी के बारे में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू नो। स्टीम पावर प्लांट आपका 25% नहीं, लगभग 29% के आसपास होता है। एग्जाम डेटा याद रखना, तो 29% के आसपास आपको डेटा मिलता है, दिस इज द 29%। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है बेटा, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है 85%। डीजल पावर प्लांट आपका 35% के आसपास होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका 55% के आसपास होता है। तो ये रेंज अपने आसपास है ना, खुद से लगा लेना, कम ज्यादा जो थोड़ा बहुत हो, ठीक है। बट स्टीम पावर प्लांट बहुत सारी किताबों में 29% दिया हुआ है, ठीक है, कई किताबों में 30% दिया हुआ है। तो 29% के आसपास वाला लगा लेना, है ना, 2-3 कम कर देना, 2-3 ज्यादा कर देना, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो स्टीम पावर प्लांट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे लोवेस्ट एफिशिएंट कौन सा है, स्टीम पावर प्लांट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबके लिए रेडी रहना। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। पानी वानी पी लेता हूं बस, कहां चला गया पानी, हाँ यहां तक क्लियर है। एक बार फुल एनर्जी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरेशन वाला पूरा पोर्शन खत्म। इतना बड़ा पोर्शन है ना भाई, ये सब इतना बड़ा पोर्शन है ना भाई साहब, ये कहीं से भी आप नहीं कह सकते इसमें कोई कमी हो। बहुत बड़ा पोर्शन है, हम लोग छोटे छोटे रूप में सब पढ़ लेंगे। देखो पूरा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत किसी को भी, कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ अभी तक डाउट हो पूछ सकते हो बेटा। टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर वो सब यार एंड टाइम पे अभी पढ़ने का बेटा समय नहीं रहता ना यार, है ना, वो हम लोग मेन लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी देखो मेरे को जो रेलेवेंट लग रहा है ना मैं वो पढ़ा दे रहा हूं, आप लोग अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं, बाकी सब तो वो हो गई ना। थर्मोडायनामिक कोल की ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, एफिशिएंसी को वेरी करते हैं। यस बिल्कुल वो है, पर ऑन एन अप्रोक्स जो देखा गया है वो यही है, 29 के अप्रोक्स ही रहता है। टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर बेटा जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत नहीं है आपके जेईई एग्जाम में, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, फिर तो रिवीजन ही नहीं हो पाएगा, फिर तो आपका मेन ही क्लास चलती रह जाएगी। मेन क्लास के लिए आगे हम लोग बात करेंगे, मेरी बात समझ रहे हो। अभी जो रेलेवेंट है ना एग्जाम के लिए वो मैं कराने वाला हूं।
आप ऐसा समझिए, एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट नहीं है या जिनके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं वो मैं छुड़वा रहा हूं। अब तुम समझो कि यार 4 से 5 साल से पढ़ा रहा है, उतना आइडिया जरूर लेके चलेंगे कि तुम्हारे एग्जाम में क्या चांसेस हो सकता है। यूपीपीसीएल में 5 शिफ्ट में 132 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 128 क्वेश्चन मेरे नोट्स के थे। तो आप खुद समझ लीजिए, बच्चों ने एक्सेप्ट किया, मैंने थोड़ा ना बोला है, बच्चों ने खुद ने एक्सेप्ट किया, तो उससे जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलेगा मेरे बच्चे। चलो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जो फटाफट पढ़ लेते हैं। पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि भैया डिमांड फैक्टर क्या होता है। पता है क्या डिमांड फैक्टर? एक एक करके पहला डिमांड फैक्टर बता दो। ठीक है, व्हाट इज अ डिमांड फैक्टर? तो डिमांड नाम आ गया, तो देखो ये लाइन होती है, इसके ऊपर न्यूमरेटर, इसके नीचे डिनोमिनेटर। तो मेरे बच्चों ऊपर डिमांड फैक्टर बोल दिया तो ऊपर डिमांड वाला वर्ड आएगा। तो मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम डिमांड वाइज जितना भी लोड कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड लोड। अब साला लोड तो कितना भी कनेक्ट हो सकता है, इतने सारे लाइट पंखे, इतना सारा लाइट पंखा भैया, पर मैक्सिमम डिमांड तो कोई एक बीच में आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? ये लेस देन 1 होगा। यहां तक सबको समझ में है? सर यूपीएमआरसी एएम का है सर मेरा 2 जन को। चलो बहुत बढ़िया डियर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से लगे रहो यार। मैं यार बस मैं चाहता हूं कि तुम लोग का बहुत अच्छा पेपर जाए। अब देखो हम लोगों ने केवल 1 हफ्ते से शुरू किया रिवीजन, मैं भी अभी 1 हफ्ते से इस हमारे पुराने चैनल पे वापस आया हूं। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम मिला, पर मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं आपको फायदा हो जाएगा। आप पर पूरा विश्वास है सर, थैंक यू सो मच। और बेटा ठाकुर जी टेंशन ही मत लीजिए, मैं जो कराऊंगा ना बच्चे वो कुछ ना कुछ सोच समझ के कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। पढ़ने को इतनी सारी चीजें हैं कि खत्म ही नहीं हो सकती। मैं उसमें वो वाली चीजें कराऊंगा जो आपको कहीं पे एग्जाम में काम आए। डिमांड फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आपको बात करेंगे डिमांड फैक्टर के बाद एवरेज लोड। ठीक है, बाद एवरेज लोड। अब एवरेज लोड क्या होता है? अब ऐसा समझिए पूरे दिन आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, पूरे दिन आपने खपत की इलेक्ट्रिसिटी की, और 24 घंटे में जो एवरेज निकालेंगे, ऐसा हो सकता है पूरे साल भर में तुमने किया इलेक्ट्रिसिटी का खपत, है ना, उसका पूरा एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज लोड आता है। तो डेली एवरेज लोड, वीकली एवरेज लोड, मंथली एवरेज लोड, ऐसे आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहां पे डेली वाली बात करते हैं। जनरली हम लोग क्या कर देंगे? डेली वाले। तो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो कि KWH सप्लाई एवरेज लोड है ना, ऐसे बोल सकते हो। हिंदी में खपत कितनी हुई, तो इसको लिख दो एनर्जी कंज्यूम्ड, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम लोग को याद भी रहेगा। नहीं तो ये सब स्टैंडर्ड वाली हम लोग को तो याद रहती हैं, पर फिर आप लोग को एग्जाम में भूल ना जाए। तो एवरेज लोड कितना हो गया? एनर्जी कंज्यूम्ड और डिवाइडेड बाय 24 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? ठीक है, एवरेज लोड निकल जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, तो बेसिक आपका क्या हो गया? एवरेज लोड हो गया। नेक्स्ट है बच्चे लोड फैक्टर। नेक्स्ट है बच्चे लोड फैक्टर। नेक्स्ट है बच्चे लोड फैक्टर। अब जैसे बेटा लोड फैक्टर आ गया तो न्यूमरेटर रहेगा, मतलब इस लाइन के ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है लोड फैक्टर आ गया तो लोड से रिलेटेड आएगा। लोड से रिलेटेड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। जैसे पीक फैक्टर होता है तो पीक डिवाइडेड बाय आरएमएस होता था। मेरी बात समझ में आए? तो वैसे ही ये सब चीज चलती है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हैं। मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जो लोड फैक्टर है वो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा? एवरेज लोड है और मैक्सिमम डिमांड है। किसी सेमेस्टर 4 सेमेस्टर की हम बात करते हैं, किसी में 90% आए, किसी में 60 आए, किसी में 70 आए। मिला जुला के जो एवरेज आपका बना 70 है, पर मैक्सिमम क्या था? 90। इस आधार पर कुछ थोड़ा बता सकते हो, 1 से ज्यादा होगा 1 से कम होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 1 से ज्यादा हो गया 1 से कम होगा। जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं जल्दी से, फिर कंप्लीट हो गया ना बेटा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, है ना। आपका तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा 1 मिनट भी। ठीक है, इसीलिए देख लो कंटिन्यूअस बोलते जा रहा हूं। ठीक है, आप कभी ट्राई करिएगा, आपको पता चलेगा बहुत मेहनत का काम है। पूरी शर्ट जो है ना गीली हो चुकी है। ठीक है, आप कहोगे सर बैठे बैठे, अरे हाँ बोलने में बहुत दम लगता है यार। लेस देन 1 बिल्कुल सही है बेटा, ये आप भूलना नहीं चाहिए, आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर आप ऐसा कह सकते हो, यार हमारे जैसे मोहल्ले में कोई है ना मारवाड़ी मतलब है, कोई रहता है, कोई सिंधी रहता है, कोई मुस्लिम रहता है, कोई सिख रहता है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन देम। तो वैसे ही बहुत सारे लोड होते हैं जो हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके हमारा एक मोहल्ला बनता है। तो कहने का मतलब जितने भी लोड हमारे कनेक्टेड है उन सभी को मिला के हमारा पावर सिस्टम बना। तो
उस पूरे एरिया में यदि हम बात करते हैं, उस खपत यदि हम डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे सम ऑफ मैक्सिमम डिमांड। याद रखना बस, मैक्सिमम डिमांड बस वर्ड याद रखना, उससे काम हो जाएगा। उन सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हो सकता है कि भाई ठीक है इतने सारे हैं, पांडे जी है, ठीक है आप रहते हैं, शर्मा जी रहते हैं, गुप्ता जी रहते हैं, जहांगीर जी रहते हैं, मीणा जी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं मिला जुला के, किसी एक का लौंडा है 90% ले आए, तो वो नीचे हम डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है ठीक है मैक्सिमम डिमांड आउट ऑफ देम, ठीक है। मैं ऐसे लिख दिया, एक्चुअल डेफिनेशन अलग तरीके से लिखी जाती है, मैं ऐसे लिख दिया सो दैट एग्जाम में याद रहे, याद रहेगी। तो ये चीज रहती है। अब ये देखो मैक्सिमम डिमांड आउट ऑफ देम अलग चीज हो गई, सम ऑफ सबको मैंने जोड़ दिया, तो सबको यदि जोड़ के किसी का परसेंटेज, किसी का 10 आया, किसी का 90 आया, सबको जोड़ दिया और उनमें से किसी एक का मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। पांचवा हम लोग पढ़ते हैं जस्ट अपोजिट टू द डाइवर्सिटी फैक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, को इंसिडेंस फैक्टर बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दैट, को इंसिडेंस फैक्टर। तो को इंसिडेंस जो फैक्टर होता है बच्चे, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन डाइवर्सिटी फैक्टर, तो अल्टीमेटली इट विल बी लेस देन 1। तो ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, 1 अपॉन डाइवर्सिटी फैक्टर। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, याद रहेगा, क्लियर है। चलो एक लास्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लेना थोड़ा बहुत। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, प्लांट फैक्टर या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, या फिर कई जगह कैपेसिटी फैक्टर बोल दिया जाता है। याद है किसी को, बोलो कैपेसिटी फैक्टर याद है, किस किस को याद है कैपेसिटी फैक्टर, बोलो। ठीक है आपका रिवीजन भी हो रहा है, कुछ क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूं। ठीक है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, या कैपेसिटी फैक्टर, या फिर प्लांट फैक्टर भी डायरेक्टली बोल देते हैं, इतने सारे नाम है इसके। ठीक है तो क्या होता है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्या होता है आपका, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, नहीं इसमें मैक्सिमम डिमांड नहीं आता, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, सॉरी प्लांट आ गया ना, तो यहां से आ जाएगा प्लांट कैपेसिटी, रेटेड प्लांट कैपेसिटी ऐसे बोल सकते हो, रेटेड प्लांट कैपेसिटी, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी, याद रहेगा। रेटेड एवरेज लोड डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी, याद रहेगा बेटा सबको, यस यस ग्रेटर देन, ये एग्जांपल याद रहेगा सर चलो बहुत है। तो कैपेसिटी फैक्टर मतलब किसकी, कोई एक पावर सिस्टम है ना, कोई एक जनरेटिंग स्टेशन है, कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, तो उसका बताया जा रहा है। तो होता है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल तुम कभी अपने पापा से पूछना, वैसे तो पापा ने थप्पड़ मारेंगे पहले कि पापा आपके अकाउंट में कितना है, ठीक है, पापा पहले 2 थप्पड़ मारेंगे फिर घर से बाहर निकालेंगे तुमको, है ना। तो पापा से नहीं पूछना है, मान लो अपने भाई से पूछता है कि भैया आपके अकाउंट में कितना है, तो बोलेंगे हमारे अकाउंट में इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ रुपए भरे हुए हैं। ठीक है लेट अस से कि तुम्हारे भैया के अकाउंट में 1 लाख रुपए अभी पे, फिर उन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है, उस महीने बहुत ज्यादा है ना, ऐसा समझ लो क्रिसमस भी आ गया, फिर अभी जैसे 2-3 महीने में फिर आपका दिवाली वगैरह भी आया, तो आपने खर्चे कर दिए बहुत सारे। उसके बाद में भी जब 30 तारीख हो जाती है, 31 तारीख हो जाती है, उसके बाद भी आपकी कुछ अकाउंट में बच जाता है, तो तुम 30 तारीख को फिर गए भैया के पास, ए भैया 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 कितना पैसा भैया, फोन लेना है। तो भैया बोले कि साला अब तो केवल 30,000 बचा हुआ है, 70,000 पूरा है ना महीने में खर्च हो गया, दिवाली वगैरह थी। तो जो बचा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। यहां पे क्या बोलेंगे बेटा, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, मतलब जितना अकाउंट में सैलरी आई थी, जिसे हम लोग बोलेंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस उस महीने कितना आपका खर्चा हो गया, तो ये होता है बैंक बैलेंस कितना बचा, या फिर बोल सकते हो किसी जनरेटिंग स्टेशन में कितना रिजर्वॉयर में पानी भरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ये बस मैं केवल इतनी 6 डेफिनेशन बस आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है यहां तक क्लियर, 500 रुपया 10 रुपया का पेप्सी समझ में आया, क्लियर है, याद हो गया बेटा सबको। चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते चलो, फटाफट फटाफट। समझ में आया कि डिमांड फैक्टर क्या होता है, ठीक है, समझ में आया डिमांड फैक्टर क्या होता है, क्लियर है बेटा। किसी को भी दिक्कत है मुझे बताओ यार, अब तो थोड़ी एनर्जी दिखा दो, ऐसे शांत शांत से बैठे रहोगे, मेरा भी मन नहीं करे, मान लो मैं ही बोर हो गया तो पढ़ोगे किससे, है। तो ये हो गया पहला डिमांड फैक्टर, दूसरा बच्चा आपका एवरेज लोड, तीसरा आपका लोड फैक्टर, चौथा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर, पांचवा आपका कोइंसिडेंस फैक्टर, छठवां आपका कैपेसिटी फैक्टर। केवल इतनी चीज मैं डिस्कस करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करने वाला हूं मेरे बच्चे, ठीक है, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं करने वाला हूं, ठीक है। होंगे और भी हैं 4-5 कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं याद भी नहीं रखता हूं, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बनेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा।
एक और भी है यूटिलाइजेशन फैक्टर, एक है प्लांट यूज फैक्टर। ये सब मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, बट इनकी जरूरत ही नहीं मेरे बच्चे, इनकी जरूरत ही नहीं है। आपको जो जरूरत है वो मैंने करा दिया मेरे बच्चे, ठीक है। चलो भाई तो यहां से ये चीज हो गई। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन बताते चलो, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन बताते चलो, आंसर बताते चलो कि क्या है, ठीक है। मैच द लिस्ट वन, मेरा थोड़ा फास्ट रहूंगा, ठीक है, ठीक है। लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपके दो दिए गए हैं, आपके दो माल मटेरियल दिए गए हैं, एक मॉडरेटर है, कंट्रोल रॉड है, कूलेंट है, शील्ड है, इस तरीके से आपको दिया गया। आपको मैचिंग करके ये बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। देखो मॉडरेटर जो है वो आपको पढ़ा, कंट्रोल रॉड आपने पढ़ा, कूलेंट पढ़ा, आपने शील्ड पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं मॉडरेटर। यदि हम बोले तो मॉडरेटर में हमारे पास दो ऑप्शन है ठीक है, यहां पे तो और कुछ है नहीं, ठीक है। बोरॉन है और ग्रेफाइट, ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंट्रोल रॉड की। तो कंट्रोल रॉड में हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट जनरली कंट्रोल रॉड में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग बोरॉन यूज करते हैं, तो हम लोग इसको 1 करेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे 3। जैसा ऑप्शन होता है उसके अंदर, ये इंजीनियरिंग आईएएस का पेपर है, आईएएस 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं ना उसका पेपर है, ठीक है। सॉरी 2 मार्क, समझ गए। तो यहां से आपको ये हुआ। कूलेंट बेटा जो रहेगा वो आप मोल्टेन सोडियम का यूज कर सकते हैं, 4 हो गया। और शील्ड जो है वो आप कंक्रीट की बनाते हैं, जो आपका 2 हो गया। और ये कंक्रीट की जो बनाते हैं 1.8 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक की आपकी क्या कंक्रीट की वॉल होती है, बस दैट्स इट बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कौन सा हो गया सही आंसर, ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, मैंने अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, फालतू क्वेश्चन इनका हटा दिए मैंने, ठीक है। जहां पे आप फंस सकते हो, चांसेस है ना कि जहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में, वो क्वेश्चन लाएं बस। बाकी तो आप करते ही हो यार, ये 4B क्या होता है, फलान क्या होता है, ये सब जानते हो, ठीक है। इतना तो पढ़ लिया बोलो 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 अभिषेक यादव जी जल्दी से। वन ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयड इन द मॉडरेटर बाय द कैन डू। मेरी आवाज रुकती जा रही है, ठीक है आप लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, बढ़िया है ना, कंप्लीट करते हैं इसको बच्चों शेयर कर देना, जिसको भी शेयर करोगे ना वो जिंदगी भर तुमको है याद रखेगा। क्या यार मजा आ गया, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं। चलो भाई इसका आंसर किसी ने बताया नहीं कैंडू का। भाई साहब ये जो कैंडू है ना वो कैनेडियन, ठीक है, डिट्रियम यूरेनियम, ये है मतलब कनाडा में जो यूरेनियम पैदा होता है उसको, उससे बनने वाले जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैंडू बोल देते हैं। वो जनरली किसका यूज करते हैं, आपका हैवी वाटर का यूज करते हैं। उसमें जो मॉडरेटर हम लोग यूज करते हैं वो हैवी वाटर का यूज करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। कैनेडियम डिट्रियम, CAN मतलब कनाडा, D मतलब डिट्रियम, U फॉर यूरेनियम, इस तरीके से याद रखना है। और हैवी वाटर का यूज किया जाता है जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी से, उसी से रिलेटेड है। तुम्हारे घर में कितनी बचत है, तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे जो बैंक का अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है, उसमें कितना पैसा बचा हुआ मंथ के एंड में, वो आपकी क्या कहलाई, रिजर्व कैपेसिटी कहलाती है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखो बेटा पावर स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड जो है वो 15,000 किलोवाट की है। एनुअल लोड फैक्टर बेटा कितना है, 50% एनुअल लोड फैक्टर है। कितना है बेटा, 50%। और यदि हम लोग बात करें प्लांट कैपेसिटी ऑफ द फैक्टर, इस तरीके से बात करें तो बताओ कितना होगा। तो पहली बात तो हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा, ये कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया बच्चे कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज नथिंग बट एवरेज लोड डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो ये क्या हो गया बेटा, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय, ठीक है, इंस्टॉल्ड या रेटेड प्लांट कैपेसिटी, जिसको हम बोल देंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यस और नो, यहां तक क्लियर है। बट एक चीज आपको यह समझना पड़ेगा बच्चे कि ये जो आपका लोड फैक्टर 50% दिया हुआ है ना, उसका भी हमें फॉर्मूला पता है, आरजे भैया ने सब बढ़ाया भाई। एवरेज लोड, एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी लोड फैक्टर की बात करेंगे तो कितना हुआ, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो हम यदि एवरेज लोड की बात करेंगे तो एवरेज लोड को कितना लिख सकते हैं, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये सबको समझ में आया, हाँ बोल दो बेटा। तो आपका लोड फैक्टर कितना है, 50%, तो इसको लिखते हैं 0.5। मैक्सिमम कितना है, ठीक है, 15,000 है, 15,000 किलोवाट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये बन गई बच्चे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बन गई।
और जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो कितना है 40%, तो ये कितना हो गया बेटा 0.4। इसको इधर उधर करके बता दो फटाफट। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना हो गया, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जल्दी से बताओ, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना हो गया हाँ बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना हो गया, जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बताना चाहता है, कर लो भाई कैलकुलेशन, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है, क्या होगा। किसी का आया आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद? अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका आ रहा है 18,750। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी आ रही है 18,750 किलोवाट। 18,750 किलोवाट आ रहा है बेटा, 18,750 किलोवाट। तो अब मैं यदि प्लांट रिजर्व कैपेसिटी यदि करूंगा तो पहले ये देख लो कि तुम्हारे अकाउंट में कितना आया था पहले, तो मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 18,750 है और मैक्सिमम डिमांड उस महीने कितना ज्यादा खर्च हो गया आपका, कितना हुआ 15,000 किलोवाट। ठीक है, ये सब किलोवाट में, तो कितना बचा है 8,750 है कि नहीं, 15,000 18,750 18,750 तो 3,750 बचा ना भाई, है कि नहीं, एक एक कट गया ना, तो हाँ ये है ना सही 3,750। मैं सोचा ऑप्शन कैसे नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा, ए ऑप्शन कैसे बोल दिया, समझे कि नहीं समझे, ये बहुत छोटी छोटी चीजें यार, समझे, पढ़ने वाली होती हैं, फिर मजा आता है इन्हीं सबको पढ़ के। तो ये क्या चीज हो गई, आपके दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, याद रहेगा। इंस्टॉल इसको है ना अच्छे से देख लेना, जिस बच्चे ने अभी तक ये सब न्यूमेरिकल नहीं किए वो कर लेना बेटा, किस भरोसे में बैठे हो, फिर एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, है ना। ठीक है, तो मैं वही करा रहा हूं जो रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, हार्नेसिंग द लो वेरिएबल वाटर हेड, ठीक है, सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन। फटाफट बताओ, ये सब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने करवाया था, कंप्लीट करवा के रखा है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ यार, फटाफट आंसर आंसर बताओ यार, जल्दी बताओ यार आलस कर रहे हो आप लोग, आलस कर रहे हो। 2.5 घंटे यार, देखो मैं आप लोगों का टाइम लूंगा बस, ठीक है, बाकी होगा तो कल कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे यार, ऐसी क्या दिक्कत है। बट एटलीस्ट जितना पढ़ाया जाए उतना तो आप कंप्लीट करके रखना है। कैप्लन 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 बिल्कुल सही है ना। स्टार्टिंग में ही आज मैंने पूरा लो हेड, वाटर हेड, दुनियादारी है ना, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था जो आप लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, लो हेड, मीडियम हेड, लॉन्ग हेड। लो हेड मतलब 70 मीटर से कम, मीडियम हेड मतलब 70 मीटर से 500 मीटर, लॉन्ग हेड मतलब आपका 500 मीटर से ज्यादा। तो पीएफ के तरीके से मैंने बोला था, बाकी स्पेसिफिक स्पीड आए तो पीएफ के ऊपर से लिखना है, याद रहेगा, बस इतना लॉजिक याद रखना, बस हो गया। इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आंसर बताओ भैया। रेडिएशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, बायोलॉजिकल सेफ्टी के लिए, बिल्कुल धड़क से आंसर बता दो। रेडिएशन यदि शील्ड है तो उसमें न्यूक्लियर आप देखोगे तो इमर्ज इन द वाटर पूल, ठीक है, पानी में डुबोते हैं, इनकेस्ड इन द थिक वाटर, थिक मेटल वॉल्स, की भैया मेटल की मोटी मोटी वॉल्स बनाते हैं, या थिक कंक्रीट की वॉल बनाते हैं, या फिर आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वॉल थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट बेटा, थिक कंक्रीट वॉल इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है बेटा, थिक कंक्रीट वॉल इज करेक्ट। और कितने होता है 1.8 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक की आपकी थिकनेस होती है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बताएगा क्या कोई। आउटपुट पावर ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, हेड होता है, टाइप ऑफ द डैम होता है, डिस्चार्ज होता है। हेड को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच फॉर क्या हो गया बेटा, हेड हो गया, है ना। टाइप ऑफ द डैम या फिर डिस्चार्ज मतलब क्यू हो गया, हेड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम हो गया, टाइप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, टाइप ऑफ द टर्बाइन हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम हो गया, टाइप ऑफ द डैम, डिस्चार्ज एंड टाइप ऑफ द कैचमेंट एरिया। अब इन सब से रिलेटेड बन्नी न्यू, अरे क्या हाल चाल है बच्चे, बन्नी जी बहुत बढ़िया, मैं बढ़िया, आप बताओगे आप कैसे हो। मैं तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल चकाचक, ठीक है। आप बताइए बेटा कैसे हो। पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। द पावर आउटपुट इज नथिंग बट QWH ईटा, ठीक है, इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ है ना, इस तरीके से। तो ये होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, फ्लो रेट, है ना। W क्या हो गया डेंसिटी, H क्या हो गया हेड, N क्या हो गया आपकी एफिशिएंसी। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब कुल मिला के यदि आप देखोगे तो ऑल एंड ओवर आपका कंप्लीट ही हो गया ना। तो QWH ईटा, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहां पे दिख रहा है भैया, हेड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, एफिशिएंसी हो गया, यस और नो। ये किसने बोला यार,
भाई टाइप ऑफ डैम पे डिपेंड नहीं करता है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है बेटा। व्हाट इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। लोड ड्यूरेशन कर पे ऐसे क्वेश्चन आपके अभी भी याद है? आपने बीच में पावर सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था, क्या हो गया? सर मुझे तो अभी भी याद है आपने, हाँ हाँ, अरे बीच में आप क्या करें यार, बच्चे ही उस समय पे नहीं आए थे। तो हर कंपनी का रूल होता है, मैंने हमेशा बोला ना आपको, हर कंपनी का एक रूल होता है, ठीक है, हमको उस कंपनी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। यहां पे हमारा रूल है, हमारा रेगुलेशन है, ठीक है, आप लोग यहां जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कराएंगे। ऐसी चीज देखो यार, हर कंपनी हो, यदि तुम भी कोई कंपनी चलाओगे, सीधी सी बात है, वहां पे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, चलती रहती हैं चीजें, हर जगह चली रही है कि नहीं। चलो भाई, लोड ड्यूरेशन कर्व की बात करते हैं बेटा। तो यदि आप ध्यान दोगे तो ऊपर का जो पोर्शन है वो ट्रायंगल है, नीचे का जो पोर्शन है वो आपका क्या है बेटा? स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे जो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन द प्लांट एट द 70% कैपेसिटी फैक्टर, 70% कैपेसिटी आपको फैक्टर बोला है, आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? नहीं, क्या बोला है? द रिजर्व कैपेसिटी इन द प्लांट एट 70%। अच्छा, ये यहां तक है, कैपेसिटी फैक्टर आपको फाइंड करना है। ए भाई, कुछ डेटा मिसिंग है भाई साहब इसमें। कुछ डेटा मिसिंग है इसमें, आई थिंक कुछ पता नहीं मिस है, वी विल चेक अगेन, ठीक है, कुछ डेटा मिसिंग है एक्चुअली, ठीक है। जनरली जैसे वैसे ट्राई इससे कर सकते हो कि भैया कैपेसिटी फैक्टर है, तो आप क्या करोगे बेटा? एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी कर सकते हैं। यदि कैपेसिटी फैक्टर की बात करोगे तो ये आगे ना आपका, ठीक है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो आपको एवरेज लोड है 70%, फाइंड क्या करना है साला, इसमें समझ में नहीं आ रहा। चलो इसको बाद में चेक कर लेंगे, वी विल चेक अगेन, ओके, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 बता दो, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक वाला पोर्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे वापस, डेटा बहुत है अपने पास, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसकी लोड मत लो। टेकिंग द डेंसिटी ऑफ द वाटर टू बी द 1000 kg per meter cube, हाउ मच द वाटर शुड बी डेवलप्ड बाय द हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेटर यूनिट अज्यूमिंग द 100% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने 100% ले ली, तो एंड ईटा की जब वैल्यू रखोगे तो कितनी रखने वाले हो? 1। एंड विद द 1 मीटर हेड, मतलब हेड की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 1 मीटर है। और यहां से आप डिस्चार्ज यदि बात करोगे तो क्यू की वैल्यू भी 1 है। तो मेरे भाई साहब, इससे घटिया और बिल्कुल तुच्चा क्वेश्चन आपको जीवन में भी नहीं मिलेगा। रीजन ये है, आपको अभी थोड़ा पढ़ा, पावर आउटपुट 9.81 इंटू 10⁻³ ठीक है, यहां से कितना हो गया? ठीक है, ये हो गया इनटू आपका कितना हो जाएगा? QWH ईटा। तो यहां से कितना हो गया? 9.81 इंटू 10⁻³ और Q मतलब डिस्चार्ज, उसकी वैल्यू 1 रखनी है। W इज द डेंसिटी, मतलब 1000 रखना है। H मतलब ईटा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी रखनी है? 1। नहीं, H मतलब हेड होगा ना, उसकी वैल्यू भी 1 होगी, ईटा की वैल्यू भी 1 है। ये 1000, ये 10⁻³ आपस में कैंसिल, तो 9.81 किलो वॉट आपका आ जाएगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? ये वाला सी इज द राइट आंसर। बस मेरे प्यारे बच्चों, लव यू डियर बनी जी, बस आप लोग जुड़े रहिए बच्चों। अब इस बार हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कराएंगे, ठीक है, बस आप लोग जुड़े रहिए बस। 9 है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बताइए, थर्मल पावर प्लांट में ये जो इकोनोमाइजर का फंक्शन है वो क्या होता है? जल्दी से कोई बताएगा क्या? थर्मल पावर प्लांट में जो इकोनोमाइजर का वो फंक्शन होता है वो होता क्या है? जल्दी बताइए यार, ऐसे मतलब यार लाइक शेयर कर देना यार, एक बार लाइक देखने दे यार, पता नहीं चल रहा ना कितने लाइक किए, थोड़ा सा यार ऐसा मतलब 34 ही लाइक यार अभी तक। अरे अभी तक तो मतलब 100 टच हो जाने चाहिए थे यार। तो टच कर देना चाहिए था भाइयों आप लोगों को। वंदना का आंसर है बी, बिल्कुल सही है, वंदना का आंसर है एलियन बनी न्यूबी। सी बनी क्यों भाई? सी कैसे? हीट एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं भैया, फीड वाटर यूजिंग द फ्लू गैसेस। मैं लोकेशन भी आपको दिखा देता हूं कहां से ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। अरे कहां गया यार, ये रहा। आप ये देखिए, ये इकोनोमाइजर है, तो ये जो कंडेंसर से इस तरीके से आपका पानी आया, आपका यहां से ये हो गया, ठीक है, तो ये बीच में फीड वाटर आता है, तो फीड वाटर की तरफ से हम थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, गर्म करने की कोशिश करते हैं, फिर इकोनोमाइजर को देते हैं। इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेस, जो बाहर एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है ना, वो गैसेस यहां से निकल जाएंगी, उसको हम लोग हीट को यूज करके बॉयलर की तरफ दे देंगे। ठीक है ना बेटा, हो जाएगा क्लियर? चलो बच्चों।
चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा है क्या 11, क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भैया ये यूपीपीसीएल के क्वेश्चन है बेटा, बताओ, ये सब भी पूछा जाता है, फिर ये ना याद नहीं रहता है फिर बताओ ऐसा हो जाता है, अरे साला यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया ऐसे। अब यूपीपीसीएल, यूपी स्टेट के एग्जाम भाई कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, उनको पता नहीं चलता, उनको पता नहीं, अलग ही खुन्नस है भाई साहब के। ठीक है, बताओ क्या हो गया, यूएसए है, इंडिया है, कजाकिस्तान है या उज्बेकिस्तान है। तो व्हाट इज राइट आंसर, कजाकिस्तान। लगभग 40 to 45% ऑफ वर्ल्ड टोटल यूरेनियम प्रोडक्शन का वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट इज कजाकिस्तान। चलो बच्चों, दिस इज अ चैप्टर 1, आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, मजा आ गया। एक बार फुल एनर्जी मुझे दिखनी चाहिए हर एक बच्चे से, सभी बच्चे, जिसने लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो। ठीक है, और फुल एनर्जी कमेंट सेक्शन पे कि सर मजा आ गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं हाफ एन आवर में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स, 11:30 तक आपको वो पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, जनरेशन में बहुत टाइम लगता है, तो हमने कुल मिला के हमने पहले ये पढ़ा कि भैया आपका क्या क्या परसेंटेज है, पावर जनरेशन का कैसा फ्लो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कैसे प्रोडक्शन होता है। फिर हमने पढ़ा कि रिजर्वायर, डैम, फोर वे, स्पिलवे, पेनस्टॉक, टरबाइन हाउसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब और उनके क्लासिफिकेशंस वगैरह पढ़ा। ठीक है, वाटर हेड क्या हो सकता है, वाटर का फ्लो कैसे हो सकता है, स्पेसिफिक स्पीड के यूनिट नहीं होते, ये याद रखना, कोई भूल मत जाना। ठीक है, ठीक है। फिर थर्मल पावर प्लांट, रैंकाइन साइकिल क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, कौन सा आपको कोयले की जरूरत पड़ती है, बॉयलर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ऑल द फंडामेंटल्स वी हैव कंप्लीटेड। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका क्या होता है, थर्मल से कैसे अलग है, ये कैसे अलग है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, सील्डिंग सब पढ़ लिया मैंने। फिर आपका परसेंटेज कितना हो सकता है ना, आपके इकोनॉमिक्स क्या हो सकती है इसकी, वो सब भी पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिया। मतलब ये मेरे हिसाब से ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के लिए। मजा आ गया बिल्कुल, पक्का।